वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। 17 से 35 17 आर्यन की गर्लफ्रेंड अर्शी और गोली लगना। अभिषेक के इस तरह दरवाजे पर किक मारने से लीला जी डर गई। वो खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर गई। उनके गिरते ही रिया उन्हें उठाते हुए बोली, मॉम मॉम उठिए। इतना कहकर रिया लीला जी को उठाने लगी, पर लीला जी उठ ही नहीं पा रही थी। ये देख अभिषेक एविल स्माइल करके उनका मजाक उड़ाते हुए रिया से बोला, अरे पगली, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? ये नहीं उठने वाली, क्योंकि मेरे जैसे सपेरे को देखते ही बड़ी बड़ी नगीनें जमीन पर रेंगने लगती है, और तुम्हारी माँ तो फिर भी एक छोटी प्रजाति की नागिन है। इतना कहकर वो हंसने लगा, पर उसकी बात सुनकर लीला जी और रिया दोनों को गुस्सा आ गया। रिया अपनी उंगली अभिषेक को दिखाते हुए गुस्से से बोली, ये जबान संभाल कर बात करो समझे, एक तो हमारे ही घर के अंदर खड़े हो, ऊपर से हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो। वही अभिषेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, और ये तो रिया न सिर्फ उससे ऊंची आवाज में बात कर रही थी बल्कि उसे उंगली भी दिखा रही थी। उसके उंगली को देखकर अभिषेक जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक ही उसने रिया की उंगली को मरोड़ते हुए गुस्से से कहा, ओह ना 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 लिटिल नागिन, ऐसे नहीं करते, क्योंकि मुझे कोई उंगली दिखाए ये मुझे पसंद नहीं, और जो भी ऐसी हरकत करता है तो मैं उसकी उंगली हमेशा के लिए तोड़ देता हूँ। उसके इस तरह उंगली मोड़ने से रिया को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया। मगर जैसे ही उसने अभिषेक की बात सुनी तो वो डर गई। उसने तुरंत उससे अपनी उंगली छुड़ाई और 2 कदम दूर हो गई। ये देख अभिषेक अपनी आंखें छोटी करके जोर से बोला, जाओ और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आओ। उसने ये इतनी तेज आवाज में बोला था कि लीला जी और रिया दोनों ही अपनी जगह से उछल गई। लीला जी तो इतनी डर गई कि वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होकर अंदर भाग गई, और फिर कुछ देर बाद अपने हाथ में पेपर्स लेकर आए, और फिर उसे अभिषेक को देते हुए हकलाकर बोली, ये लो, ये वो पेपर्स है। अभिषेक लीला जी के हाथ से पेपर लेकर पढ़ने लगा। फिर उसने एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान देते हुए लीला जी से बड़े ही आदर के साथ कहा, थैंक यू सो मच मिसेस खुराना। आपको नहीं पता कि आपने मुझ कितना बड़ा एहसान किया है, इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ जोड़कर बाहर जाने से पहले बड़े ही संस्कारी तरीके से बोला, नमस्ते आंटी, तो मैं अब चलता हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ प्लीज़ जन तक सब कुछ मेरे भाई का नहीं जाए। तब तक मेरी लिटिल बेब का पैसा ज़्यादा मत उड़ाएगा, वरना बाद में आप लोगों को बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इतना कहते ही वो चला गया। उसके जाते ही लीला जी और रिया होश में आए। वो दोनों ही अभिषेक के बिहेवियर से हैरान थी। लीला जी हैरानी से बोली, ये तो हमसे भी 4 कदम आगे है, इतना तो मौसम भी नहीं बदलता जितने रंग इसने इन कुछ मिनटों में हमें दिखा दिए हैं। रिया ने अपनी मॉम की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अर्शी ने आर्यन और अनन्या को घर छोड़ने के लिए अपने लोगों से कह दिया था, पर वो दोनों है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आर्यन अपना मुंह बनाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो तुम लोग मुझे कहाँ छोड़ोगे? ये सुनकर अर्शी जो अपनी रूम की तरफ जा रही थी उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर आर्यन से सवाल किया, क्या तुम कोई बच्चे हो जिसे अपने घर का एड्रेस नहीं पता? उसकी बात का जवाब देते हुए आर्यन खुशी से बोला, भाई कहते हैं मैं अभी बच्चा हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये सुन अर्शी के सभी बॉडीगार्ड्स अपना मुंह छुपाकर हंसने लगे। तो अर्शी ने इस बार अपने दांत पीसते हुए पूछा, एड्रेस नहीं पता पर रास्ता तो पता होगा ना? ये सुनकर आर्यन ने अपनी गर्दन न में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं क्यों रास्ता याद करूं, वो काम तो अंश, वेद, अहम और ड्राइवर का है, मुझे तो सिर्फ कार में बैठना पड़ता है। इतना कहने के बाद वो बड़े ही एटीट्यूड से आगे बोला, भाई कहते हैं मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोगों को केवल आराम करना चाहिए, क्योंकि बाकी काम के लिए वो लोग हैं। उसके एटीट्यूड को देखकर अर्शी दांत पीसते हुए बोली, हाँ लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हारे टैलेंट को काफी पहले ही देख लिया था। इतना कहकर उसने अनन्या की तरफ देखा कि शायद उसे घर का एड्रेस पता होगा, पर अनन्या अर्शी की सख्त नजरों से डर के आर्यन के पीछे छिपे हुए बोली, जी डी, मैं तो सिर्फ 2 ही बार मॉन्स्टर के घर गई हूँ, और उन्होंने तो बताया भी नहीं था कि मुझे उनके घर का एड्रेस याद करना चाहिए। इतना कहकर वो झांककर अर्शी को देखने लगी, जिसके चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। अर्शी अपने पीए को ऑर्डर देते हुए सर्द आवाज में बोली, जाओ और जाकर इन बच्चों के घर का पता लगाओ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। ये देख आर्यन भी उसके पीछे जाने लगा। तभी गोली चलने की आवाज आए। इस आवाज को सुनते ही अर्शी और उसके लोग अलर्ट हो गए। वही ये आवाज सुनकर अनन्या ने आर्यन से पूछा, बेबी देवर, ये कैसी आवाज है, क्या हम भी चल के देखें? तो आर्यन उसका हाथ पकड़कर बोला, बेब मॉम, चलो चलकर देखते हैं कि कौन इतनी सुबह सुबह पटके फोड़ रहा है।
इतना कह के वो दोनों वहां से बाहर की तरफ भागने लगे। ये देख अर्शी चिल्लाई, पकड़ो उन्हें। अर्शी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके लोग आर्यन और अनन्या के पीछे चले गए। वही अंश ने भी गोली चलने की आवाज़ सुन ली थी, क्योंकि वो आर्यन और अनन्या को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया था। अंश अपनी गन निकालकर कॉरिडोर से आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसके दिल में एक डर था कि कहीं आर्यन और अनन्या किसी खतरे में न हो। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कनिका उसके पीछे आकर बोली, हनी तुम्हारे पास तो गन भी है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। उसके मुंह से हनी सुनकर अंश इरिटेट होकर बोला, डोंट कॉल मी हनी ओ। इतना कहकर अंश दोबारा आगे बढ़ने लगा। इस बार वो जल्दी जल्दी जा रहा था, क्योंकि वो कनिका से तंग आ चुका था। वही उसे जल्दी जल्दी जाता देख कनिका भी जल्दी जल्दी चलने लगी, तो अंश एकदम से भागने लगा। वही जो लोग आर्यन को मारने आए थे, जब उन्होंने आर्यन को भागते देखा तो वो सब भी आर्यन के पीछे भागने लगे। जो लोग आर्यन को मारने आए थे उन सभी का बॉस चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोला, जल्दी करो, उसे पकड़ो, वो भाग के न जाने पाए, क्योंकि अगर वो मर गया या हमारे हाथ लग गया तो हम उस अश्वत्थ सिंह राठौर को अपने काबू में कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर उसके लोग आर्यन की तरफ फायरिंग करने लगे, तो अर्शी ने तुरंत आर्यन और अनन्या को कवर कर लिया, और जो लोग आर्यन पर फायरिंग कर रहे थे अपनी गन निकालकर वो भी उन पर फायरिंग करने लगी। अर्शी फायरिंग करते हुए बोली, तुम दोनों ऐसे भागो नहीं, मेरे साथ रहो। उसकी बात आर्यन ने शायद कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली, इसलिए वो शर्माते हुए बोला, मैं तो वैसे भी तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, पर अब तो तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, तो चिंता मत करो, मैं भाई से हमारी शादी के बारे में बात कर लूँगा। वो बोल ही रहा था कि तभी अंश भी उस एरिया में आ गया। उसने जैसे ही देखा कुछ लोग आर्यन की तरफ फायरिंग कर रहे हैं तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से उन सब पर गोली चलाना शुरू कर दिया। अंश की बंदूक से निकली एक एक गोली सीधा उन आदमियों के सर पर लग रही थी। वही आर्यन ने जैसे ही अंश को देखा वो अनन्या से डरते हुए बोला, लिटिल बेब मॉम, अंश आ गया है, भागो। इतना कहते ही उसने अर्शी और अनन्या दोनों का हाथ पकड़ा और भागने लगा। उसे भागते देख अंश गुस्से से बोला, ये पागल बच्चा कहाँ जा रहा है और अब किसे अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहा है। उसकी बात सुनकर कनिका ने भी उस दिशा में देखा तो वो अर्शी के साथ आर्यन को देखकर हैरान होते हुए बोली, अरे तुम मेरे जीजू को जानते हो। उसके मुंह से जीजू सुनकर अंश ने हैरान होकर पूछा, कौन जीजू, और तुम उसे जीजू क्यों कह रही हो, और उसके साथ वो लड़की कौन है। तो कनिका खुश होकर बोली, चिंता मत करो, मेरी बहन भले ही हार्टलेस है पर वो मेरे जीजू जी को कुछ नहीं होने देगी। और रही बात कि मैं उन्हें कैसे जानती हूँ, तो तुमसे मिलने के थोड़ी देर पहले ही मैंने उन्हें मेरी बहन के साथ रोमांस करते हुए देखा था, और वो लोग तो किस भी कर रहे थे। ये सुनकर तो अंश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी आंखें फाड़े आर्यन को देखते हुए बोला, ये छोटकू रोमांस कर रहा था, इसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है। यकीन नहीं हो रहा कि जिस बच्चे ने अभी ढंग से चलना भी नहीं सीखा उसके पास गर्लफ्रेंड है। वही आर्यन, अनन्या और अर्शी होटल के बाहर आ गए थे। तभी कई सारी कार्स आके होटल के एंट्रेंस पर रुकी। उन सभी कार्स का डोर ओपन हुआ और कई सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकल के होटल के अंदर जाने लगे। उन सभी बॉडीगार्ड्स के बीच अश्वत्थ, अहम, अगस्त और वेद भी थे। तभी भागते हुए अगस्त की नज़र होटल के बाहर खड़े आर्यन और अनन्या पर पड़ी, जो उन्हें देखकर अर्शी के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों को देख अगस्त जोर से बोला, अश्वत्थ, आर्यन और अनन्या। उसके इतना कहते ही सभी लोग अपनी जगह पर रुक गए। अश्वत्थ ने घूर के उस तरफ देखा जहां आर्यन खड़ा था। उसे सही सलामत देखकर उसके दिल को सुकून मिला। उसने तुरंत अनन्या और आर्यन को अपने पास आने का इशारा किया, तो अनन्या और आर्यन तुरंत उसकी तरफ जाने लगे, मगर तभी एक गोली चली। उस गोली की आवाज़ सुनकर सभी अपनी जगह पर जम गए। तभी अंश, वेद, अहम और कनिका जोर से चिल्लाए, आर्यन, अनन्या, अर्शी, कंटिन्यू, चैप्टर 18 अनटाइटल्ड। अनन्या और आर्यन जैसे ही अश्वत्थ के पास जाने लगे, तभी अर्शी की नज़र सामने बिल्डिंग पर पड़ी, जहां पर खड़ा एक इंसान राइफल से आर्यन के ऊपर फायरिंग करने ही वाला था। ये देख अर्शी की आंखें छोटी हो गई। तभी गोली चली। इससे पहले कि गोली आर्यन को लगती, अर्शी ने आर्यन को गले लगाकर उसे घुमा दिया और खुद उसकी जगह पर आ गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी पता नहीं चला। वही गोली की आवाज़ सुनकर सभी चौंक गए। तभी अगस्त, वेद, अहम, कनिका और अंश चिल्लाए, अनन्या, आर्यन, अर्शी। वही आर्यन अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए अर्शी को देखने लगा। फिर वो अचानक ही खुश होकर बोला, ओह गैंगस्टर, मैं जा रहा हूँ क्या, इसलिए ही तुम मुझे गले लगा रही हो? एक मिनट, कहीं तुम्हें किस तो नहीं चाहिए? इतना कहते ही उसने तुरंत अर्शी के होठों को सबके सामने चूम लिया, पर वो एक मिनट में ही उससे दूर हो गया। वही आर्यन की इस हरकत से सभी ये भूल गए कि अभी अभी गोली चली थी। अश्वत्थ तो तब होश में आया जब अनन्या उसके गले लगी। उसके गले लगते ही अश्वत्थ ने उसे कसके गले लगाकर डांटते हुए कहा, ग्रीडी गर्ल, तुम बहुत शरारती हो गई हो, लगता है तुम्हें और आर्यन को पनिशमेंट की जरूरत है।
उसकी डांट सुनकर अनन्या का मुंह बन गया। उसने अश्वत्थ को धक्का दिया और पीछे मुड़कर दोबारा भागकर आर्यन के पास पहुंच गई। उसकी इस हरकत से अश्वत्थ हैरान हो गया, पर उसने खुद के गुस्से को ये कहकर शांत कर लिया कि अनन्या अभी बच्ची है। वही अर्शी की आंखें एकदम लाल हो गई, उसके माथे से पसीना निकलने लगा और वो खुद को आर्यन से अलग करने लगी। तभी आर्यन को अपने हाथ में कुछ गीला गीला महसूस होने लगा, तो उसने अर्शी को छोड़कर अपने हाथ को देखा जिस पर खून लगा हुआ था। ये देख वो पैनिक करने लगा। आर्यन डर के मारे चीखते हुए बोला, भाई भाई खून भाई। इतना कहते कहते वो पीछे की तरफ जाने लगा। आर्यन जब 6 साल का था तब एक दिन वो रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रक उसकी तरफ आ रही थी। इससे पहले कि वो ट्रक आर्यन को टक्कर मारती, एक आदमी ने आर्यन को बचा लिया, मगर उस आदमी को ट्रक कुचलते हुए निकल गया। जब आर्यन ने ये सीन देखा तो वो काफी घबरा गया था कि उसके कारण ही उस आदमी की जान गई है। तब से ही वो खून देख पैनिक करने लगता है। वही अश्वत्थ ने जब आर्यन की हालत देखी तो वो भागते हुए आर्यन के पास जाकर उसे शांत कराने लगा, पर आर्यन शांत ही नहीं हो रहा था। वो अश्वत्थ के गले लगकर रोते हुए बस एक ही बात बोले जा रहा था, भाई भाई ये मेरे कारण हुआ है, सब मेरी वजह से होता है भाई। वही उसकी बिगड़ती हालत देखकर सभी परेशान हो गए। अर्शी ने आर्यन की हालत देखकर अपने होठों को दांतों तले चबा लिया। तभी कनिका उसके पास आकर घबराते हुए बोली, अर्शी ये खून कैसा, क्या तुम ठीक हो? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। उसकी बात सुनकर अर्शी आर्यन को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, आई एम फाइन दी। गोली बस हाथ को छूकर निकली है। भले ही अर्शी को गोली लगी थी, पर उसके चेहरे पर दर्द का नमो निशान नहीं था, जैसे ये उसके लिए छोटी बात हो। अर्शी कुछ देर तक आर्यन को देखती रही, फिर आर्यन के पास जाकर बोली, हे प्रीटी बॉय, आई एम फाइन, शांत हो जाओ। आर्यन अब तक काफी शांत हो चुका था, पर अर्शी की बात सुनकर वो उसके गले लग गया और सिसकते हुए बोला, तुम ठीक हो, पर खून, हॉस्पिटल चलो वरना हम शादी कैसे करेंगे। इतना कहकर उसने कसके अर्शी को पकड़, पर उसकी बात सुनकर सभी उसे बुरी तरह घूरने लगे, पर सबने ये देखकर राहत की सांस ली कि आर्यन अर्शी के गले लगते ही शांत हो गया था। थोड़ी देर बाद सभी अपनी अपनी कार से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आर्यन अर्शी को छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए वो इस वक्त अर्शी के साथ उसकी कार में बैठा और अर्शी उसे घूर रही थी। ये देख आर्यन विंडो से चिपकते हुए बोला, मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे सिर्फ मेरी बीवी ही घूर सकती है, समझी तुम, वरना मैं हैरेसमेंट के केस में तुम्हें जेल भेज दूंगा। ये सुनकर अर्शी की आंखें छोटी हो गई। तभी आर्यन फिर से बोला, एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें गोली लगी है? नहीं, मेरा मतलब कहीं तुम्हें मुझ जैसे प्रिटी, क्यूट, हैंडसम और विश्व सुंदरे से प्यार तो नहीं हो गया और ये सब तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो? उसकी बात का अर्शी कुछ जवाब देती उससे पहले ही आर्यन उसके हाथ को पकड़कर बोला, कहीं खून की जगह कैचअप तो नहीं है ये? इतना कहने के बाद उसकी नज़र जैसे ही खून पर पड़ी वो फिर से पैनिक करने लगा। ये देख अर्शी ने तुरंत अपने हाथ को खींच लिया और फिर कार का पार्टीशन ऑन करके एविल स्माइल करके आर्यन को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सबके सामने किस करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? इतना कहते ही वो आर्यन को बुरी तरह घूरने लगी। उसके इस तरह घूरने से आर्यन डरते हुए बोला, और मैंने तो तुम्हें बिना कपड़ों के भी देखा है, तो क्या तुम केवल किसके लिए ही पनिश करोगी? ये कहकर आर्यन मासूमियत से अर्शी को देखने लगा, तो अर्शी अपने दांत पीसते हुए बोली, आई विल किल यू। उसे गुस्सा करता देख आर्यन ने अपनी शर्ट उतरते हुए कहा, नहीं गुस्सा मत हो, तुम भी मुझे देख लो। उसने अभी अपनी शर्ट के 3 बटन ही खोले थे कि तभी हॉस्पिटल आ गया। कार के रुकते ही अर्शी तुरंत उतर गई, क्योंकि वो अब आर्यन जैसे बेशर्म के साथ नहीं रहना चाहती थी। वही अश्वत्थ भी अनन्या को गोद में लेके हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा, क्योंकि अनन्या अचानक ही रोते हुए बेहोश हो गई थी। पर एंट्रेंस पर पहुंचते ही वो और अर्शी एक दूसरे से टकरा गए, तो अश्वत्थ और अर्शी घूर के एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के ही आंखों में कोई भाव नहीं था, दोनों के ही चेहरे एक्सप्रेशनलेस थे। ये देखकर अगस्त धीरे से बोला, दोनों ही बिल्कुल टक्कर के हैं, देखो तो इस घूरने के कंपटीशन में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी बात सुनकर अंश बोला, वैसे अगर ये दोनों एक ही छत के नीचे रहे तो कैसा रहेगा? शायद इनके डरावने चेहरे को देखकर हम सब बेहोश हो जाए। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी कनिका ने हैरान होकर आर्यन से पूछा, जीजू ये आपने अपनी शर्ट की बटन क्यों खोली है? उसने ये बात काफी जोर से बोली थी, जिसे सुनकर अश्वत्थ और अर्शी भी आर्यन को देखने लगे। तो आर्यन शर्माते हुए कनिका से बोला, वो मैंने गैंगस्टर को गलती से बिना टॉवल के देख लिया था, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मैं भी उसे खुद को दिखा रहा था, पर वो कार से भाग आए। ये सुनकर सभी शॉक हो गए, तो वही अर्शी का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसके कान भी शर्म के कारण लाल हो गए। उसका मन कर रहा था कि वो अभी आर्यन को जान से मार दे। तभी अश्वत्थ उसे घूरते हुए बोला, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके हट होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अश्वत्थ के ये कहते ही अर्शी उसे घूरते हुए सपाट लहजे में बोली, तो इससे मेरा क्या लेना देना? उसका जवाब सुनकर अश्वत्थ की मुट्ठी कस गई।
उसे गुस्से में देखकर अर्शी के होठों पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। वो अश्वत्थ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने जेब में हाथ डालकर बोली, तो अगर मैं मोस्ट पावरफुल मिस्टर अश्वत्थ सिंह राठौर के भाई को हट कर दूँ तो फिर द अश्वत्थ सिंह राठौर मेरे साथ क्या करेंगे? इतना कहकर अर्शी उसे बड़े ही एटीट्यूड से देखने लगी। वही अश्वत्थ जो अंदर जाने वाला था, उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई। वो अपनी लाल आंखों से अर्शी को देखते हुए बोला, तुम चाहो तो मुझे आजमा कर देख सकती हो। इतना कहते ही वो चला गया। वही अर्शी बड़े ही इंटरेस्ट से अश्वत्थ की पीठ को देख रही थी। फिर एक नज़र आर्यन को देखकर वो भी अंदर चली गई। उन दोनों के ही अंदर जाते ही हम आर्यन के सर पर मारते हुए गुस्से से बोला, यहाँ हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे और तुम तो मजे कर रहे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हम सब तुमसे बड़े हैं और तुम सबसे पहले गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो। वेद भी आर्यन को मारते हुए बोला, गधा कहीं का, अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं और इन साहबजादे को शादी करनी है। उनकी मार जाके आर्यन गुस्से से वहां से भागते हुए बोला, हाँ तो तुम्हारे तरह बूढ़ा होकर थोड़ी ना शादी करूंगा। उसके जाते ही कनिका अंश से बोली, हनी चलो हम भी अंदर चलते हैं। इतना कहकर वो घसीटकर अंश को ले जाने लगी। वही उसके मुंह से हनी सुनकर हम, वेद और अगस्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अगस्त अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोला, इस अंश को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने कहा था हम सब मरते दम तक सिंगल रहेंगे, लेकिन खुद लड़की लेकर घूम रहा है। वही अश्वत्थ अनन्या को घूर रहा था और अनन्या बेड पर लेटी थी। अब तक उसे होश आ चुका था। तभी डॉक्टर अश्वत्थ को देखकर डरते हुए बोले, मिस्टर राठौर, मुझे नहीं लगता इनका बेहोश होना कोई निर्मल बात है, प्लीज पहले इनका पूरा बॉडी चेकअप कराए। तो अश्वत्थ अनन्या को घूरते हुए ही डॉक्टर से बोला, तो आप किस लिए है, चेकअप कीजिए। अश्वत्थ के इतना कहते ही डॉक्टर चेकअप की तैयारी करने के लिए बाहर चले गए। उनके जाते ही अश्वत्थ ने घूरते हुए अनन्या से पूछा, तुम बेहोश होने से पहले क्या बोली थी? मुझे वो शब्द फिर से सुनना है। तो अनन्या ने अश्वत्थ के डरावने चेहरे को देखते हुए डरकर जवाब दिया, मैं जब भी बेहोश होती थी तो रिया दीदी कहती थी कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। उसकी मरने वाली बात सुनकर अश्वत्थ ने अपने दांत भींच लिए। वो कुछ बोलता तभी अनन्या फिर से बोली, मॉन्स्टर, मैं बोल रही ही मरने से पहले मुझ जैसे गरीब का भला कर दो। बस थोड़ी प्रॉपर्टी ही तो मांग रही हूँ, ताकि मैं भी अमीर बन के मार सकूँ। फिर मैं भी शो ऑफ कर सकूंगी कि मैं अमीर हूँ। आह मॉन्स्टर। बोलते बोलते अचानक अनन्या चिल्लाने लगी। उनकी अश्वत्थ ने बार बार उसकी मरने वाली बात सुनकर गुस्से से उसके जबड़े को पकड़ लिया था। फिर वो दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबाकर बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और ये मरने वाली बात मुझसे मत करना, वरना मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? उसके गुस्से से डरकर अनन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी कुछ गिरने की आवाज आए, जिसे सुन अनन्या दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, ये तो बहुत अमीर लग रहे हैं। कंटिन्यू। 19 क्या सच में तुम बिक चुके हो अंश? अनन्या के माजरी का पीछा करते हुए अश्वत्थ ने भी दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर अभिषेक बड़ी ही स्टाइल से खड़ा था। उसे ये देखते ही अश्वत्थ के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपनी आंखें छोटी करके अभिषेक से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें एक जरूरी काम नहीं दिया था? अभिषेक जो दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था, उसने जैसे ही अश्वत्थ की सख्त आवाज को सुना, वो हड़बड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये देखकर अनन्या अपने मुंह पर हाथ रख के हंसने लगी। उसे हंसता देखकर अभिषेक खड़े होकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, लिटिल बेब, आप कितनी क्यूट है और उससे भी प्यारी तो आपकी हंसी है। अभिषेक ने जैसे ही ये कहा, तभी उसे लगने लगा जैसे कि रूम का टेम्परेचर गिरने लगा है। तभी उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी नजरें अश्वत्थ की सख्त नजरों से मिली। तो वो एकदम से डर गया। फिर अभिषेक फीकी हंसी हंसते हुए बोला, बेबी, इतना जलना अच्छा नहीं है, मुझे ऐसे मत घूरो वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इतना कहते ही वो 2 कदम पीछे हो गया। वही उसके मुंह से बेबी सुनकर अश्वत्थ अनन्या को देखने लगा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। ये देख अश्वत्थ गुस्से में अभिषेक से बोला, दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अभिषेक डर तो गया, पर फिर हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं नहीं, मैं तो इसी नाम से बुलाऊंगा हो। इतना कहने के बाद वो बड़े ही घमंड से आगे बोला, खैर मैंने अपना काम कर दिया है, मैं प्रॉपर। शट अप। अभिषेक अभी बोल ही रहा था कि तभी अश्वत्थ उसे चुप कराते हुए बोला, क्योंकि अश्वत्थ को डर था अगर अनन्या को पता चल गया कि उसके नाम भी कई सारी प्रॉपर्टीज है तो वो आर्यन के साथ मिलकर पता नहीं क्या करेगी। ये सब सोचते ही अश्वत्थ का चेहरा काला पड़ गया। उसने अनन्या को देखते हुए कहा, यही बैठो और उठना तो बिल्कुल भी मत, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर उसने अभिषेक को अपने पीछे आने जा इशारा किया और खुद वार्ड के बाहर चला गया। उसके जाते ही अभिषेक बाहर जाते हुए अनन्या से बोला, बेब, मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतजार करना। उसके जाने के बाद अनन्या ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाया। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो धीरे धीरे बेड से उठने लगी। वही वार्ड से बाहर निकलकर अश्वत्थ अभिषेक के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अभिषेक आया, अश्वत्थ अपने दांत पीसते हुए उससे बोला,
गलती से भी उसके सामने या आर्यन के सामने प्रॉपर्टी का जिक्र मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसे इतने गुस्से में देख अभिषेक अपने मुंह पर हाथ रख के चुप रहने का इशारा करने लगा। तो अश्वत्थ सीरियस वॉइस में आगे बोला, क्या काम हो गया है और इन लोगों का क्या हुआ? अश्वत्थ के बात का जवाब देते हुए अभिषेक इविल स्माइल करके बोला, ओह डार्लिंग माए जाओ और काम ना हो, क्या ऐसा कभी हुआ है? अरे काम छोड़ो, मैं तो उन दोनों चुड़ैलों को भी सबक सिखाकर आया हूं। इतना कहने के बाद अभिषेक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही अश्वत्थ उसे इग्नोर करके बोला, उन पेपर्स को मेरे स्टडी रूम में रख दो, जब तक कि अनन्या इस लायक न हो जाए कि वो खुद अपनी प्रॉपर्टी को न संभाल पाए, तब तक वो पेपर्स मेरे पास रहेंगे। ये सुनकर अभिषेक माना करते हुए बोला, नहीं बेब इतनी बेवकूफ़ है कि कोई भी उन्हें टॉफ़ी का लालच देखें उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकता है, इसलिए उसे आप अपने नाम करा लो। अश्वत्थ को भी अभिषेक की बात सही लग रही थी, इसलिए वो मान जाता है। फिर अश्वत्थ जैसे ही वार्ड में जाने के लिए मुड़ता गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके सामने अनन्या खड़ी थी, जो अपने कमर पर हाथ रख के उसे और अभिषेक को ही गुस्से से घूर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग आर्यन को मारने आए थे वो लोग इस वक्त एक बड़े से घर के गार्डन में सर झुकाकर खड़े थे। तभी एक 35 साल का आदमी उन सब के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, कितनी मुश्किल से हमें ये मौका मिला था, पर तुम लोगों के कारण वो भी हाथ से चला गया। क्या तुम सबको पता भी है कि वो अश्वत्थ सिंह राठौर अब हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा? यही नहीं, अब वो अपने भाई की सिक्योरिटी भी बढ़ा देगा, फिर हम उसे जैसे कमजोर करके मारेंगे। अपने बॉस की डांट खाकर सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया। तभी उन लोगों में से एक आदमी जिसने आर्यन पर गोली चलाई थी, वो आगे आकर बोला, बॉस डेविड, आपके दुश्मन की एक और कमजोरी है। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करने लगा। वही अंश को खींचते हुए कनिका ले जा रही थी। तभी अंश अपना हाथ झटकते हुए गुस्से से बोला, छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, और मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। उसकी बात सुनकर कनिका भी गुस्से से बोली, मैं भी तुम्हें बोल चुकी हूँ कि तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मतलब हो। उसकी जिद देख अंश ने अपना सर पकड़ लिया। फिर कुछ सोचकर वो कनिका को समझाते हुए बोला, देखो, जिसने तुमसे बात की और जिसने तुमसे पैसे लिए वो आर्यन था, मैं नहीं, तो इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पैसे भी दे दूंगा। इतना कहकर अंश ने अपने हाथ जोड़ लिए। वही उसे हाथ जोड़ता देख कनिका उसके हाथ को पकड़कर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, आज तक मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, ये पहली बार है जब मैंने बॉयफ्रेंड बनाने जा ट्राई किया है, प्लीज मान जाओ मेरी बात, देखना मैं बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड बनूंगी। कनिका के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अंश नहीं माना, उसने तो कनिका के पैर भी पकड़ लिए। ये देखकर कनिका हैरान हो गई। वो तुरंत नीचे झुककर अंश को उठाने लगी। वही अगस्त, अहम और वेद जो अर्शी से मिलने जा रहे थे, जब उन सब ने अंश को कनिका का पैर पकड़े देखा तो सभी हैरान हो गए। अगस्त मुंह बनाकर बोला, पक्का ये अंश कनिका से भीख मांग रहा होगा कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले। उसकी बात सुनकर वेद कुछ सोचते हुए बोला, पर जिस तरह से कनिका अंश को देखती है मुझे लगता है कि वो उससे प्यार कर बैठी है, तो फिर वो अंश को रिजेक्ट क्यों करेगी? उसके इतना कहते ही अहम तुरंत अंश के पास जाकर उसे उठाते हुए बोला, अंश ये तुम क्या कर रहे हो? अहम की आवाज़ सुनकर अंश अपने बाल नोचते हुए बोला, क्या बताऊं यार, उन दोनों शैतानों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी बात सुनकर वेद ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? तो अंश अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकते हुए एक सांस में ही कहा, मतलब कि वो दोनों शैतान होटल घूमने नहीं बल्कि मुझे बेचने गए थे, उन्होंने मुझे मिस कनिका को पूरे 80 लाख ने बेच दिया है। इतना कहकर वो रोनी सूरत बनाकर सभी को देखने लगा। वही उसकी बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो उन सब ने कनिका की तरफ देखा, जिसने उन सभी को देखकर अपनी पलकें झपका दी। उसका जवाब जानकर सभी बॉयज पहले तो अंश को दया भरी नजरों से देखने लगे, मगर फिर जोर जोर से हंसने लगे। अहम अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ, मुझे नहीं पता था वो लोग तुम्हारी इतनी ज्यादा बोली लगा देंगे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे गधे की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा होगी। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा। वही वेद भी हंसते हुए अगस्त के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं तो बेवजह ही तुम पर गुस्सा हो रहा था और तुमसे जल रहा था कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, लेकिन अब पता चला कि तुम तो बिक चुके हो। उन सभी को खुद पर हंसता देखकर अंश दांत पीसते हुए सीरियस होकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, और अब ये सोचो कि ये बात जब अश्वत्थ भाई को पता चलेगी तो वो उन दोनों के साथ क्या करेंगे। उसकी ये बात सुनकर सभी की हंसी एकदम से गायब हो गई और सभी के फेस पर चिंता के भाव आए गए। वही आर्यन, अर्शी के वार्ड ने केवल उसे परेशान कर रहा था। आर्यन ने डॉक्टर को देखा जो अर्शी के हाथ की पट्टी कर रहे थे। ये देखकर वो फिर अर्शी को देखने लगा जो बिना किसी भाव के उसे ही घूर रही थी। आर्यन कुछ देर तक अर्शी के चेहरे को देखने के बाद डॉक्टर से कहा, तुम कैसे डॉक्टर हो? तुम उसकी पट्टी कर रहे हो पर उसे तो दर्द ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है तुमने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई ढंग से की ही नहीं है।
इतना कहकर वो डॉक्टर को गुस्से से घूरने लगा। वही उसकी बकवास सुन सुनकर डॉक्टर ने ठान लिया था कि वो आज ही इस हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र ले लेंगे और कभी भी आर्यन के सामने नहीं आएंगे। आर्यन डॉक्टर को घूरना छोड़ अर्शी के गालों पर किस करके बोला, गैंगस्टर तुम जल्दी ठीक मत होना ताकि मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर तुमसे अपना ध्यान रखवा सकूं। वो इतना ही बोला था कि तभी एक कड़क आवाज़ आर्यन के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वो डर गया। वही इस आवाज़ को सुनकर अर्शी ने घूर के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ कंचन जी खड़ी थी। कंचन जी आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखकर फिर अर्शी की पट्टी को देखते हुए हंसकर बोली, ओह आर्यन, अब क्या तुम अपनी माँ की तरह इस लड़की को भी मरना चाहते हो? मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़की को चोट तुम्हारे कारण ही लगी होगी। आखिर तुम जिसके पास जाते हो उसे मार ही तो देते हो। उनकी इतनी कड़वी बातें सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत अपना हाथ अर्शी के हाथ से छुड़ाने लगा, मगर तभी अर्शी ने उसके हाथ को कसके पकड़कर गुस्से से घूर से कंचन जी को देखा। कंटिन्यू। Ch20 शादी संपन्न हुई और अर्शी को पता नहीं क्यों आर्यन का उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने घूर के कंचन जी को देखा। वही कंचन जी ने जन अर्शी की आंखों को देखा तो वो डर गई, क्योंकि अर्शी उन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रही थी। कुछ देर घूरने के बाद उसने कंचन जी से पूछा, हु आर यू? उसकी सख्त आवाज़ सुनकर कंचन जी कांप गई। उन्हें अर्शी का बिहेव देखकर अश्वथ की याद आ गई, क्योंकि अश्वथ भी अर्शी की ही तरह सख्त है। कंचन जी ने खुद के डर को काबू करते हुए अर्शी को जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? बस इतना याद रखो कि इस लड़के के पास रहकर तुम्हें सिर्फ मौत मिल सकती है। उसके कड़वे शब्द सुनकर अर्शी ने आर्यन को देखा जो सर झुकाकर खड़ा था। ये देख उसने आर्यन के हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर आर्यन के गालों को पकड़कर वो कंचन जी को देखकर एविल स्माइल करके बोली, फिर तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं मारती हूँ या नहीं। इतना कहते ही उसने बिना वक्त गवाए आर्यन के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। उसकी इस हरकत से कंचन जी ही नहीं बल्कि आर्यन भी हैरान हो गया। आर्यन को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गैंगस्टर क्यों उसे किस कर रही है। वही कंचन जी से अब ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गईं। उनके जाते ही दरवाजे के पीछे से छुपकर सभी बॉयज सिवाय हम के अर्शी और आर्यन को देखने लगे। उन्हें किस करता हुआ देखकर अंश चिढ़ते हुए बोला, ये गधा मुझे फंसाकर खुद मजे कर रहा है। देखो तो जरा, ये है सबसे छोटा मगर गर्लफ्रेंड सबसे पहले बना ली हो। उसकी बात सुनकर अगस्त उसे और वेद को खींचते हुए अपने साथ ले गया। वही अनन्या का पूरा चेकअप अश्वथ ने जबरदस्ती करा दिया था और अब अनन्या बेड पर लेटी रो रही थी, जिससे अश्वथ को बहुत ही इरिटेशन हो रही थी। उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, क्या तुम्हें रोने के अलावा और कुछ भी आता है, या बस यही सोखा है तुमने? उसके चिल्लाने से अनन्या अपना हाथ दिखाकर बोली, यहाँ से मेरा सारा खून निकलवाने के बाद आप मुझे डांट रहे हैं? मेरा तो सारा खून चला गया, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। अगर मुझे पता होता कि आप वैम्पायर की तरह मेरा खून चूस लेंगे तो मैं कभी भी आपके पास नहीं आती। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। वही उसके रोने से अब तक अश्वथ पागल हो चुका था। उसने कसके अनन्या का हाथ पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, शट अप, अब अगर तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? इतना कहकर वो अनन्या के गालों को मसलने लगा, पर अनन्या उसकी बात सुनकर भी शांत नहीं हुई। वो अपना मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे अब दूसरा बॉय चाहिए शादी के लिए। ये सुनकर कि अनन्या अब उससे शादी नहीं करना चाहती है, अश्वथ का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफ़ी था। अश्वथ का चेहरा गुस्से के कारण बहुत ही लाल हो गया था। वो इस समय किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसे इतने गुस्से में देख अनन्या बुरी तरह डर गई। वो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगी तो अश्वथ ने भी उसे छोड़कर किसी को कॉल करके बेहद गुस्से में कहा, अभी के अभी सारी अरेंजमेंट करो, मुझे शादी करनी है राइट नाउ। कुछ वक्त बाद हॉस्पिटल के गार्डन में सभी लोग मौजूद थे और गार्डन के बीचों बीच एक मंडप सजा हुआ था जिसे लाल फूलों से सजाया गया था। तभी अश्वथ जबरदस्ती अनन्या का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ बढ़ने लगा और अनन्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मॉन्स्टर छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे नहीं करनी शादी, देखना आप मैं भाग जाऊंगी, आ हा हा। इतना कहकर वो रोने लगी, पर अश्वथ को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अनन्या के साथ जाकर मंडप पर बैठ गया और फिर अपनी ठंडी आवाज में पंडित से बोला, शुरू करो। अश्वथ की आवाज इतनी रौबीली और डरावनी थी कि पंडित के साथ साथ सभी के पसीने निकलने लगे। पंडित जी तुरंत मंडप पर बैठ के मंत्र पढ़ने लगे। वही अर्शी जो वही चेयर पर बैठी सब देख रही थी, उसकी आंखें छोटी हो गई यार। तभी उसकी गोद में बैठा आर्यन खुद से बोला, मेरी प्यारी बेब मोमो रो रही है, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहते ही वो अर्शी को गोद से उठकर अनन्या के पास भाग गया। उसके जाते ही अर्शी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसके इतना गुस्सा करने के बाद भी आर्यन जबरदस्ती उसके गोद में बैठ गया था, ये कहकर कि वो उसे छोड़कर भाग जाएगी।
वही अनन्या के पास पहुंचकर अयान ने झुककर उसके कान में कुछ कहा और फिर जल्दी से वापस आकर अर्शी की गोद में बैठ गया। पर कमाल की बात यह थी कि आर्यन की बात सुनकर अनन्या सिर्फ चुप ही नहीं बल्कि बेहद खुश भी हो गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से बोली, पंडित जी आप स्लो मोशन में क्यों शादी करा रहे हो, जल्दी जल्दी कराए ना, और अभी तक फेरे क्यों नहीं हुए। इतना कहकर वो खड़ी हो गई और फेरे के लिए अश्वत्थ को भी खींचकर खड़ा करने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर कनिका हैरान होकर अंश से बोली, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा भाई जबरदस्ती शादी कर रहा है या तुम्हारी भाभी। उसके ये कहते ही अगस्त ने क्यूरियस होकर कहा, वो सब छोड़ो, मैं तो ये सोचकर पागल हो रहा हूँ कि आर्यन ने ऐसा भी क्या कह दिया कि अनन्या इतनी खुश हो गई। उसकी बात सुनकर अंश, अहम, वेद, अभिषेक और कनिका भी क्यूरियस होकर आर्यन को देखने लगे, जो मस्त होकर अर्शी की गोद में बैठा। ये देख वेद जलते हुए बोला, मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे अपनी गोद में बैठाए और मेरे लिए गोली खाए। उसके सर पर अहम मरते हुए गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती किसी और की बंदी पर नजर डालते हुए, कमीने कहीं के। उसके मुंह से कमीना सुनकर अंश उसे मारते हुए बोला, दिख नहीं रहा यहाँ एक शरीफ लड़का खड़ा है और तुम लोग उसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो, अब चुपचाप शादी देखो। उसके ये कहते ही सभी शादी देखने लगे, जहां अब तक 7 फेरे पूरे हो चुके थे और अभी अनन्या और अश्वत्थ अपनी जगह पर फिर से बैठ गए। तो पंडित जी ने डरते हुए कहा, मंगलसूत्र पहनाए। ये सुनकर अश्वत्थ से पहले अनन्या ने मंगलसूत्र को उठा लिया। वो जैसे ही उसे अश्वत्थ को पहनने वाली थी तो अश्वत्थ ने उससे गुस्से में मंगलसूत्र छीनकर उसे पहना दिया और फिर उसकी मांग को सिंदूर से भर दिया। उसके मांग भरते ही अनन्या की आंखें बंद हो गई तो थोड़ा सिंदूर उसके नाक पर गिर गया। ये देख अश्वत्थ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर उसकी मुस्कान को कोई देख पाता उससे पहले ही उसने अपनी मुस्कान को छुपा लिया। तभी पंडित जी की आवाज सुनकर अनन्या ने अपनी आंखें खोली। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी। इतना कहते ही पंडित जी तुरंत वहां से भाग गए। उनके जाते ही अश्वत्थ खड़े होकर सभी से सख्त लहजे में बोला, मेंशन चलो। इतना कहने के बाद उसने अनन्या को गोद में उठा लिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही सभी अपना मुंह बनाते हुए जाने लगे, पर अभिषेक नहीं गया। वो आर्यन के पास जाकर बोला, ओए मुसीबत की दुकान चलो। आर्यन मना करते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं जाना। इतना कहकर वो अर्शी के ऊपर चढ़ गया। वही अर्शी जो जा रही थी वो अचानक आर्यन की इस हरकत से खुद को संभाल नहीं पाए और आर्यन के साथ ही जमीन पर गिर गई। अर्शी नीच थी और आर्यन उसके ऊपर। आर्यन बहुत ही शर्माते हुए अर्शी को देख रहा था और अर्शी उसे घूर के देख रही थी। तभी आर्यन की नज़र अपने हाथ पर गई जो अर्शी के माथे पर था तो वो शॉक हो गया। उसे शोक देखकर अर्शी ने आर्यन के हाथ को अपने माथे से हाथ कर देखा जिस पर सिंदूर लगा था। ये देख उसने तुरंत अपने माथे को छुआ जिस पर सिर्फ सिंदूर ही लगा था तो भी शौक हो गई, मगर फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से घर में एक बूढ़ी औरत जो दिखने में बेहद सुंदर थी, उसने अपने सामने बैठे लड़के से कहा, मेरी बच्ची बहुत अकेली है, मैं चाहती हूँ कि वो शादी कर ले ताकि वो भी खुश रह सके। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो लड़का बोला, जी दादी, बॉस की शादी जरूर होगी, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो उन्हें खुश रखे। वो लड़का इससे आगे कुछ बोलता तभी एक औरत आकर बड़े ही घमंड से बोली, उसकी शादी ऑलरेडी मैंने फिक्स कर दी है, उससे कह देना कि कल वो डेट पर चली जाए, क्योंकि मेरी बात तो वो सुनेगी नहीं। इतना कहते ही वो औरत वहां से चली गई। उसके जाते ही दादी जी मुंह बनाकर बोली, अगर वो लड़का उसे इतना ही पसंद है तो ये खुद क्यों शादी नहीं की लेती उससे हो। उसने ये बात सुनकर वो लड़का हंसते हुए बोला, दादी चिंता मत करो, मेरी बॉस बहुत चालाक और निर्दयी है, वो कभी भी इनके लाए लड़के से शादी नहीं करेगी। वही अश्वत्थ के डैड इस समय अपनी कंपनी में थे। वो अपने कैबिन में बैठकर अपने पीए से बोले, जाओ और जाकर पता करो कि अश्वत्थ कब शादी करने वाला है, भले ही वो हमें न बुलाए पर हमें जाना चाहिए। उनके इतना कहते ही उनका पीए बाहर जाने लगा तो मिस्टर राठौर उसे रोकते हुए फिर से बोले, रुको, एक अच्छा सा गिफ्ट भी तैयार कर लेना। इतना कहते ही उन्हें याद आया कि अनन्या को प्रॉपर्टी और पैसे से कितना प्यार है। ये याद आते ही वो इविल स्माइल करके आगे बोले, पेपर्स तैयार करो, मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी किसी को देना चाहता हूँ, अब तुम जा सकते हो। उनके इतना कहते ही उसका पीए बाहर चला गया। उसके जाते ही मिस्टर राठौर इविल स्माइल करके खुद से बोले, ओह अश्वत्थ, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें परेशान करने की। कंटिन्यू। चैप्टर 21। अश्वत्थ को सच्चाई पता चलना और माई लिटिल ग्रिडी वाइफी। अश्वत्थ और बाकी सब भी घर पहुंच चुके थे। इस वक्त अश्वत्थ सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वही उसके सामने अनन्या और आर्यन डर के ऐसे सर झुकाकर खड़े थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। अनन्या और आर्यन सर झुकाकर ही एक दूसरे को देखकर इशारों में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन्हें अश्वत्थ की सर्द आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ना सिर्फ वो दोनों बल्कि अंश, वेद, अहम और अगस्त भी डर गए। अश्वत्थ अनन्या और आर्यन को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, ये किसका आइडिया था।
उसके ये कहते ही अनन्या अपने हाथों को मलने लगी, पर उसने कुछ कहा नहीं। ये देख अश्वत्थ आर्यन को घूरने लगा, जो कभी अपने पैरों को तो कभी जमीन को देखता। तभी अनन्या मरी हुई आवाज में बोली, वो हमने कुछ भी नहीं किया है, ये सब अंश अंकल की गलती है। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई। उसने अनन्या को घूरते हुए पूछा, ओह तो अंश की गलती है, फिर जरा मुझे भी बताओ कि उसमें अंश की क्या गलती है, माई ग्रेडी लिटिल वाइफ। इस बार अश्वत्थ की आवाज ज्यादा तेज थी, जिस कारण अनन्या और आर्यन दोनों ही डर के मारे पीछे हो गए। वही अश्वत्थ को इतना गुस्से में देखकर अंश उसे समझा हुए बोला, बॉस रहन दीजिए, दोनों अभी बच्चे हैं। हो गई गलती, पर मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना अनन्या और आर्यन। इतना कहकर वो अनन्या और आर्यन को देखने लगा, तो वो दोनों अश्वत्थ को देखकर अपना सर जोर से हाँ में हिलाने लगे। ये देख अश्वत्थ अपनी ठंडी आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, और एक बात, जो कोई भी इनकी तरफदारी करेगा वो भी सजा पाएगा। ये सुनकर अंश तुरंत अहम के पास खड़ा हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ कहा ही न हो। उसे यूं पीछे हटता देखकर अश्वत्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने आर्यन और अनन्या से कहा, तुम दोनों ने क्या सोचकर अंश को बेचा है, और इससे तुम्हें क्या मिला। तो आर्यन थोड़ा डरते हुए हंसकर बोला, भाई पैसे मिले हैं, वो भी ढेर सारे। उसकी हाँ में हाँ मिलाकर अनन्या झट से बोली, हाँ पैसे मिले हैं मॉन्स्टर, आप हमें छोड़ दो, फिर हम वो पैसे आपको भी देंगे, पक्का। शट अप। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी अश्वत्थ उसे चुप कराते हुए बोला, जिससे अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर सभी को बुरा लग रहा था, पर आर्यन से रहा नहीं गया, तो उसने अश्वत्थ से गुस्से में कहा, भाई आप बेब मॉम को इस तरह डर नहीं सकते, आपको जानना है न कि ये किसका आइडिया है। तो सुनिए, ये मेरा आइडिया था, आप मुझे पनिश करो पर बेब मॉम को नहीं। आर्यन को इस तरह चिल्लाता देखकर सभी बॉयज हैरान थे, क्योंकि शायद ये पहली बार था जब आर्यन ने किसी के लिए अश्वत्थ से ऊंची आवाज में बात की थी। आर्यन जितना अटेंड अनन्या से हो गया था, शायद वो उतना अटैच्ड अश्वत्थ से भी नहीं था। वही अश्वत्थ ने आर्यन की बातों को इग्नोर करते हुए उन दोनों से कहा, तुम दोनों की पैनिशमेंट ये है कि तुम दोनों ही पूरा घर साफ करोगे और तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। इतना कहते ही वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिर स्टडी रूम की तरफ जाते हुए अनन्या से बोला, माई लिटिल ग्रिडी वाइफी, जाओ और जाकर हम सब के लिए कॉफ़ी बनाओ, वो भी बिना किसी मदद के। इतना कहकर वो चला गया, तो उसके पीछे पीछे अहम और अभिषेक भी चले गए। अब हॉल में केवल अनन्या, आर्यन, वेद और अंश ही बचे थे। आर्यन अंश को देखकर गुस्से से बोला, तुम्हें पता है न कि मैं कितना हैंडसम, क्यूट और प्रिटी हूँ, इसके बावजूद तुमने भाई को हमें पैनिशमेंट देने से नहीं रोका। अब अगर मैं घर को साफ करूंगा तो मैं बदसूरत हो जाऊंगा, फिर मुझसे कौन शादी करेगा, हा 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 हा। इतना कहने के बाद वो जमीन पर बैठ के रोने लगा। उसे यूं खुद पर इल्जाम लगाता देख अंश वहां से जाते हुए बोला, मुझे तुम जैसे पागल इंसान से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना तुम मुझे भी पागल कर दोगे। उसके जाते ही अनन्या ने आर्यन से कहा, बेबी देवर, ये कॉफ़ी क्या होता है, मैंने तो सिर्फ बॉर्नविटा वाला दूध ही पिया है। उसकी बात सुनकर आर्यन एकदम से चिल्लाते हुए बोला, बेब मुझे भी ये बहुत पसंद है, क्यों ना हम इसे सब। ये कहते कहते वो रुक गया। फिर वेद को वहां से भागते हुए बोला, वेद के बच्चे निकलो यहाँ से, वैसे तो भाई के पीछे हर वक्त उनकी पूंछ बनकर घूमते हो, अब उनके पीछे क्यों नहीं गए, जाओ निकलो जल्दी। उसकी बात सुनकर वेद को पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही आर्यन अनन्या को लेके किचन में चला गया। फिर उससे धीरे से बोला, बेब मुझे खाना बनाना तो आता है पर कॉफ़ी नहीं, लेकिन मैंने देखा है उसका कलर कुछ कुछ मेरे बॉर्नविटा से मिलता जुलता है। उसके ये कहते ही अनन्या की आंखें चमकने लगी। वो उछलते हुए बोली, ये अब मैं भी कॉफ़ी बनाना सीख जाऊंगी। आर्यन ही नहीं, सभी बॉयज को खाना बनाना आता था। यही नहीं, ये इस घर का रूल था कि सभी को घर के सारे काम सीखने होंगे। वही स्टडी रूम में अश्वत्थ अपनी चेयर पर बैठा था और बाकी बॉयज उसके सामने खड़े थे। अश्वत्थ कुछ सोचकर अहम से बोला, उन सब का क्या हुआ। उसके ये कहते ही अहम समझ गया कि अश्वत्थ के बारे में पूछ रहा है। वो सीरियस होकर अश्वत्थ से बोला, बॉस वो लोग डेविड के आदमी थे, वो हमसे सालों पुराना हिसाब छुट्टा करना चाहता है। उसे लगता है कि आपने उसके अंकल को नुकसान पहुंचाया है। इतना कहकर वो चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था अश्वत्थ अब बेहद गुस्से में आ चुका है। वही अश्वत्थ को अहम की बात सुनकर कुछ याद आने लगा। जहां एक 5 से 6 साल का लड़का उदास होकर मंदिर के बाहर बैठा था, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और गंदे भी थे। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। कंचन जी के घर से निकालने के बाद से आर्यन ऐसे ही रास्तों पर भटकता रहता है, क्योंकि अश्वत्थ इस वक्त बाहर था, वरना वो अपने भाई को कभी भी सड़क पर भीख नहीं मांगने देता। वही आर्यन जो भूखा था, उसने देखा एक आदमी अपने हाथ में लड्डू का डिब्बा लेके मंदिर के अंदर जा रहा था। तभी उस आदमी का सीढ़ियों पर पैर फिसल गया और उसके हाथ से लड्डू का डिब्बा जमीन पर गिर गया।
ये देख आर्यन ने तुरंत सभी लड्डू को उठाकर वापस डिब्बे में डालकर उस आदमी को देते हुए कहा, अंकल ये आपका लड्डू। आर्यन को भूख तो बहुत लगी थी, पर उसे उस आदमी से लड्डू मांगने ने बहुत डर लग रहा था। पर फिर भी उसने डरते हुए पूछ ही लिया, क्या मैं एक लड्डू ले लूं? उसने इतना ही कहा था कि तभी उस आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ आर्यन के गालों पर मरते हुए कहा, बदतमीज लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने भगवान के प्रसाद पर गंदी नजर डाली। इतना कहकर वो आर्यन को बुरी तरह मारने लगे। वही लिटिल आर्यन दर्द के कारण बुरी तरह रोते हुए बोल रहा था, अंकल मैं नहीं खाऊंगा, आप इसे ले लो, सॉरी, हा हा भाई आप कहाँ हो, बचाओ भाई, हा। आर्यन रोते हुए बार बार अश्वत्थ को पुकार रहा था। वही वो आदमी आर्यन को मारने के बाद अपनी बेल्ट उतरने लगा। उसने जैसे ही आर्यन को बेल्ट से मारने की कोशिश की तभी पीछे से किसी ने उसके बेल्ट को पकड़कर अपनी डरावनी आवाज में कहा, हिम्मत भी मत करना वरना तुम जिस हाथ से उसे मार रहे हो उसे मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। इतनी डरावनी आवाज सुनकर वो आदमी कांप गया। वही आर्यन ने जब ये आवाज सुनी तो वो भागते हुए जाकर उस लड़के के गले लगकर रोने लगा, भाई इसने मारा, भाई मैंने लड्डू नहीं खाया, भाई मॉम ने भी मारा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, भाई। हा। उसकी रोने की आवाज सुनकर अश्वत्थ का दिल कांप उठा। उसने सर्द आवाज में मगर बेहद गुस्से से अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसने जिस हाथ से मेरे भाई पर हाथ उठाया है उस हाथ को काट दो और जितना मेरा भाई रोया है उससे 1000 गुना ये रोने चाहिए। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। बॉस आप कहाँ को गए? तभी अंश की आवाज सुनकर अश्वत्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने जैसे ही अंश को देखा, अंश बुरी तरह डर गया क्योंकि अश्वत्थ की आंखें इस वक्त बहुत लाल थी। अश्वत्थ ने खुद को शांत किया और फिर अंश को ऑर्डर देते हुए बोला, कल से आर्यन ऑफिस और अनन्या कॉलेज जाएगी और तुम आर्यन के पीए होगे, ओके? उसके ऑर्डर को सुनकर अंश सर झुकाकर बोला, यस बॉस। वही अगस्त हैरान होकर बोला, भाई क्या तुझे डर नहीं है कि कहीं वो तेरा ऑफिस ही न बेच दे या फिर बातों बातों में कंपनी के सीक्रेट ही न किसी को बता दे? अश्वत्थ उसे घूरते हुए वेद और अभिषेक से बोला, जाकर अर्शी के बारे में पता करो, मुझे जानना है कि वो कौन है। उसकी बात सुनकर अभिषेक बड़े ही स्टाइल से बोला, इसमें जानना क्या है, अर्शी एक लड़की है जिसके पीछे आर्यन हाथ पैर धो के पड़ा है। उसके ये कहते ही सभी उसे बुरी तरह घूरने लगे। वही अर्शी जैसे ही अपने घर पहुंची अचानक ही कोई उसके सामने आ गया, जिसे देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तभी उसके सामने खड़े इंसान ने हंसकर कहा, तेरे इन तेवर और घमंड को तोड़कर हम हर रात तेरे जिस्म से खेलेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आखिरकार मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। कंटिन्यू। चैप्टर 22। अनन्या को स्पेशल कॉफी और भाई मुझे मेरी आइटम चाहिए। किचन में आर्यन खड़े होकर अनन्या को बस देख रहा था, जो कि सबके लिए कॉफी बना रही थी। अनन्या ने दूध को छोटे से भागने में चढ़ा दिया और फिर उसमें चीनी डालने लगी। अनन्या उस दूध में पूरा डिब्बा चीनी डालने वाली थी, तभी आर्यन ने ये देख लिया तो वो एकदम से चिल्लाते हुए बोला, नहीं बेब मॉम ऐसा मत करो। उसके इस तरह चिल्लाने से अनन्या चौंक गई, जिस कारण चीनी का पूरा डिब्बा जमीन पर गिर गया। ये देख अनन्या और आर्यन दोनों चौंक गए। फिर अनन्या मुंह बनाकर आर्यन से बोली, बेबी देवर आप इस तरह क्यों चिल्लाए? देखिए पूरा चीनी गिर गया। उसकी बात सुनकर आर्यन अपने दांत दिखाकर बोला, बेब वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपको रोक लिया वरना आपने तो आज सबको शुगर का मरीज बना दिया होता। इतना कहकर वो हंसने लगा तो अनन्या परेशान होकर बोली, अब मैं क्या करूं, ये कॉफी बन ही नहीं रही है। उसकी बात सुनकर आर्यन स्लैब पर हाथ रखकर बोला, बेब वो करो जो द मोस्ट हैंडसम पॉपुलर एंड क्यूट आर्यन ने कहा है। ओह मेरा मुंह मेरी कितनी तारीफ कर देता है कि मैं शर्मा ही जाता हूं। इतना कहकर वो शर्माने लगा। वही अनन्या को भी उसकी बात सही लगी तो उसने 5 मग निकालकर उसमें दूध डाल दिया और फिर 2 बड़े बड़े गिलास में भी। फिर उसने जल्दी से आर्यन का बोनवीटा निकालकर दूध में मिला दिया। ये देख आर्यन झांक कर मग में देखते हुए बोला, बेब देखने में तो ये बिल्कुल कॉफी जैसा ही लग रहा है, चलो अब भाई के पास चलते हैं। ये सुनकर अनन्या ने खुशी खुशी ट्रे उठाए और बाहर जाने लगी तो आर्यन भी उसके पीछे पीछे चला गया। वही अब तक सभी बॉयज हॉल में आ चुके थे कॉफी पीने के लिए। अश्वत्थ ने देखा अनन्या बहुत ही खुश नजर आ रही थी। ये देख उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि उसे अब शक हो रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वही अभिषेक ने एक्साइटेड होकर अनन्या से कहा, लिटिल बेब जल्दी काफी दीजिए, मैं तो कब से मरा जा रहा हूं इसे पीने के लिए। उसकी बात सुनकर आर्यन अपने दांत दिखाते हुए बोला, हाँ पी लो मेरी बेब मॉम की स्पेशल कॉफी, फिर बाद में पछताना मत। उसके ये कहते ही सभी बॉयज के हाथ रुक गए जो उन्होंने कॉफी लेने के लिए उठाया था और सभी आर्यन को घूर के देखने लगे। उन सब के इस तरह घूरने से आर्यन हड़बड़ाते हुए बोला, मेरा मतलब है कि ये दुनिया की सबसे यूनिक कॉफी है, बिल्कुल मेरी तरह। आप सब ने ऐसी कॉफी कभी नहीं पी होगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। उसके इतने लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन को सुनकर सभी को फिर से उस पर शक हुआ।
पर फिर उन सब ने कॉफ़ी उठा ही ली। सबसे पहले कॉफ़ी अगस्त ने पी। कॉफ़ी पीते ही उसने अपनी भौहें चढ़ ली। फिर उसने अनन्या से पूछा, बेब क्या सच में ये कॉफ़ी ही है? उसका सवाल सुनकर अनन्या आर्यन को देखने लगी तो आर्यन ने अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर अनन्या अपना सर हिलाते हुए खुशी से बोली, हाँ ये मैंने बनाया है, क्या ये अच्छा है? उसकी एक्साइटमेंट देखकर बाकी सब ने भी कॉफ़ी टेस्ट किया तो उन्हें भी कुछ अजीब लगा। वेद ने कॉफ़ी को स्मेल करके कहा, ये कॉफ़ी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अंश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, बिल्कुल सही, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहकर वो सभी अनन्या और आर्यन को देखने लगे। तो आर्यन उन सभी को डांटते हुए बोला, क्या हमें इस तरह से घूर रहे हो जैसे कभी कोई हैंडसम और सुंदर इंसान ही न देखा हो? और बेब ने कितनी मेहनत से इसे बनाया गई, चलो सभी लोग उसे पियो, उसके बाद मुझे मेरी गैंगस्टर से भी मिलने जाना है क्योंकि मेरे खबरी ने बताया है कि उसकी शादी तय हो रही है। तो मैं भी मेरे सौतन का चांद सा मुखड़ा देखना चाहता हूँ जिसने मेरी आइटम पर नजर डाली है। एल उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। पर वेद खांसते हुए बोला, ओ ये लालची बंदर, ये क्या कह रहे हो? तुम अभी छोटे हो और अभी तो हम सबकी भी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर आर्यन मुंह बनाकर बोला, हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम सब कुंवारे हो तो क्या मैं भी कुंवारा मर जाऊँ? चाहे जो हो जाए, मैं मेरी आइटम के पास जाकर रहूंगा। इतना कहकर वो जमीन पर बैठ गया और अश्वत्थ को देखते हुए बोला, भाई भाई कुछ करो, मुझे मेरी आइटम चाहिए और वो है कि किसी और के साथ डेट पर जा रही है। मैंने सुना है कि डेट पर लोग किस करते हैं, हे भगवान अगर उनका क्यूट सा बच्चा भी हो गया तो मैं क्या करूंगा? इतना कहने के बाद वो अश्वत्थ की गोद में बैठ गया और फिर उसके गालों पर किस करके बोला, भाई आपके प्यारे भाई की जिंदगी लूटने जा रही है, क्या आप ऐसे ही चुप रहेंगे? उसकी हरकतें देखकर और बातें सुनकर अश्वत्थ उसे घूरने लगा। तो आर्यन ने मासूम सा चेहरा बनाकर अनन्या को देखा। वही अनन्या उसका इशारा पाकर अश्वत्थ के दूसरे पैर पर बैठते हुए बोली, हाँ बेबी देवर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी जाना है। इतना कहकर उसने अश्वत्थ के गालों पर किस करके आगे उसे चाशनी लगाते हुए कहा, हनी जाने दो न, देखो न मुझे कितनी आसानी से इतनी अमीर देवरानी मिल रही है। बेबी देवर ने कहा कि उनके पास ढेर सारा पैसा है जितने की मैं कभी गिन भी नहीं सकती। उसकी पैसों वाली बात सुनकर सभी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। पर अश्वत्थ तो अनन्या की किस और उसके मुंह से हनी सुनकर ही कहीं खोसा गया था। उसके कान भी इस वक्त हल्के हल्के लाल हो गए थे। ये देख हमने उससे परेशान होकर पूछा, बॉस आपके कान लाल क्यों हैं? उसके ये कहते ही सभी अश्वत्थ के कान को देखने लगे। पर अश्वत्थ सभी को इग्नोर करके प्यार से अनन्या से बोला, माई लिटिल ग्रीडी वाइफी, तुम दोनों जा सकते हो, पर इस बार पूरी सिक्योरिटी होगी तुम दोनों के साथ। ये सुनकर आर्यन और अनन्या दोनों खुश हो गए, पर अंश, अहम, अगस्त और अभिषेक ये देखकर हैरान थे कि कैसे अनन्या के केवल एक शब्द ने उनके मॉन्स्टर बॉस को पिघला दिया। तभी अंश ने अपना गला साफ करते हुए कहा, बेब ये कॉफ़ी बहुत ही अच्छी थी, क्या मैं इसकी रेसिपी जान सकता हूँ? तो अनन्या माना करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, वरना सब लोग मेरे जैसे अच्छे शेफ हो जाएंगे। ये सुनकर अंश का मुंह बन गया। फिर उसने अश्वत्थ से कहा, बॉस मैं इन दोनों के साथ नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेज दो। उसके ये कहते ही आर्यन बोला, हाँ तो तुम जैसा चमगादड़ लेकर हो कौन जाना चाहता है, बड़े आए हो। वही थोड़ी देर बाद आर्यन और अनन्या खुशी खुशी कार में बैठे थे और बेचारा अंश खुन्नस में दोनों को देख रहा था। कंटिन्यू। चैप्टर 23, मैं तुम्हारा हाफ बेबी हस्बैंड हूँ। आर्यन कार की विंडो से अपना सर बाहर निकालते हुए खुश होकर चिल्लाया, वाह, हाँ 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 गैंगस्टर, तुम्हारा हाफ हस्बैंड आ रहा है। वही उसे इस तरह चिल्लाते देख अंश उसे कार के अंदर खींचते हुए चिढ़कर बोला, ज्यादा खुश मत हो, और अगर तुम इस तरह कार से अपना सर निकलोगे तो क्या पता मुझे तुम्हारी पूरी बॉडी के बजाय सर और नीचे का हिस्सा अलग अलग ले जाना पड़े। इतना कहकर वो अनन्या को घूरने लगा, जो आर्यन की ही तरह अपना सर बाहर निकालने वाली थी। पर अंश के इस तरह घूरने से वो रुक गई। वही आर्यन अंश की बात सुनकर चिल्लाते हुए बोला, जलनखोर कहीं के, मैंने इतनी अच्छी बीवी ढूंढी है इसलिए तुम मुझसे जल रहे हो? अरे मैं तो चाहता हूँ सब मुझसे जलकर कोयला हो जाए हो। इतना कहकर वो अनन्या से बातें करना लगा और बेचारा अंश अपना मुंह बनाकर बैठ गया। वही अर्शी इस वक्त एक शानदार होटल के सामने खड़ी थी, उसके साथ एक लड़का भी था और उस होटल के आसपास अर्शी के कई सारे बॉडीगार्ड्स फैले हुए थे। अर्शी ने अपने मास्क को सही किया और बड़े ही रौब से चलते हुए अंदर जाने लगी, पर इस बीच उसने एक भी बार अपने बगल में खड़े लड़के को नहीं देखा, जिस कारण वो लड़का चिढ़ गया। फिर वो लड़का अर्शी को देखते हुए मन में बोला, बस शादी हो जाए उसके बाद मैं यानी राज तुम्हारे जिस्म को ऐसे नीलाम करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। इतना कहकर वो इविल स्माइल करके अर्शी के पीछे जाने लगा। अर्शी कभी भी राज के साथ डेट पर न आती, मगर जब उसे पता चला कि राज लड़कियों की तस्करी करता है तो वो राज के जरिए उसके बॉस तक पहुंचने के लिए उसके साथ आ गई। कुछ देर बाद अर्शी और राज एक प्राइवेट रूम में थे। अर्शी अपनी चेयर पर बैठी बिना किसी भाव के राज को घूर रही थी। 4 मिनट तो ऐसे ही बीत गए,
तो फाइनली राज ने बोलना शुरू किया। राज अर्शी के हाथ पर अपना हाथ रखकर इमोशनल होने की एक्टिंग करते हुए बोला, अर्शी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे। धड़ाम। राज अभी बोल ही रहा था कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ रूम का डोर ओपन हुआ और आर्यन लड़खड़ाते हुए रूम के अंदर दाखिल हुआ। उसे यहाँ देखकर अर्शी की आंखें छोटी हो गई, मगर वो कुछ बोली नहीं। वही राज ने जब किसी अनजान इंसान को रूम के अंदर देखा तो वो गुस्से से बोला, हे तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रूम में बिना नॉक किए घुसने की, अभी के अभी निकलो यहाँ से। आर्यन, जो अर्शी को देखने में बिजी था, वो राज की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, कितने सवाल पूछ लिए तुमने मुझे, तो अब कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं तुम्हारे किन सवालों के जवाब दूं। पर कोई बात नहीं, मुझे 2 सवाल याद है, उनके जवाब देता हूँ। इतना कहकर उसने पूरे रूम को देखा, जहाँ सिर्फ 2 ही चेयर थी। ये देख वो सीधा जाकर अर्शी की गोद में बैठ गया। उसकी इस हरकत से अर्शी और राज दोनों हैरान हो गए। उन दोनों में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही आर्यन राज से बोला, हाँ तो तुम्हारा पहला सवाल कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर फिर वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं एक लड़का हूँ। और दूसरा सवाल कि मैं रूम में कैसे घुसा, तो सुनो, ये मेरे भाई का होटल है, मेरी मर्जी मैं कहीं भी घुसूं, समझे तुम हो। इतना कहने के बाद वो अर्शी को देखने लगा तो राज दांत पीसते हुए आर्यन से बोला, बस हे लड़के, मेरी बीवी के ऊपर से उठो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर उसकी बातों का आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो राज को फुल इग्नोर कर रहा था, जैसे वो रूम में हो ही न। इस कारण राज को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही आर्यन अर्शी के गालों पर किस करके नाराजगी से बोला, माय हाफ वाइफी, तुम मुझ जैसे प्यारे क्यूट से बेबी हस्बैंड को छोड़कर इस गधे के साथ डेट पर क्यों आए हो। तुमने मेरा दिल दुखाया है, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे खाने के पैसे दे देना, मैं मान जाऊंगा। इतना कहकर उसने बाहर खड़े वेटर को बुलाया और ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया। तभी अनन्या अंदर आके एकदम से बोली, मैं भी हूँ बेबी देवर। उसे देखते हुए आर्यन वेटर से बोला, मैं भूल गया था, और वेटर भैया, जो मैंने ऑर्डर किया उसका दुगना लेकर आना, अब जाओ। उसके ये कहते ही वेटर चला गया तो अनन्या मायूस होकर रूम में इधर उधर देखते हुए आर्यन से बोली, मैं कहाँ बैठूं, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। उसकी बात सुनकर राज गुस्से से बोला, अरे तुम क्यों पीछे हटो, देखो उस लड़के के बगल में थोड़ी जगह है, तुम भी जाकर उसके बगल में अर्शी की गोद में बैठ जाओ। राज अब काफी ज्यादा चिढ़ गया था, क्योंकि वो अर्शी से शादी के बारे में बात करने वाला था, पर इन दोनों नमूनों के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अनन्या पर चिल्ला दिया। पर उसने नहीं सोचा था कि अनन्या उसकी बातों को सीरियसली ले लेगी। वही अनन्या को राज की बात सही लगी, क्योंकि कभी कभी वो और आर्यन साथ में ही अश्वथ के गोद में बैठते थे, इसलिए वो भी जाकर अर्शी की गोद में दूसरी तरफ बैठ गई। ये देख अर्शी, राज और अंश तीनों ही हैरान हो गए। अंश, जो दरवाजे के पास खड़ा था, उसने तुरंत आर्यन और अनन्या की फोटो खींची और अपने बॉयज ग्रुप पर भेज दिया, जिसमें वो अश्वथ, अहम, अभिषेक, वेद, अगस्त और अभय जुड़े हुए थे। वही अश्वथ, जो ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था, अचानक उसका फोन बजा, पर उसने अपने फोन कॉल को इग्नोर किया और काम करने लगा। तभी वेद भागते हुए उसके कैबिन में आया और अश्वथ को देखकर हैरानी से बोला, भाई, ओह सॉरी, मेरा मतलब बॉस, गजब हो गया। वो बोल ही रहा था कि तभी मिस्टर राठौर यानी अश्वथ के पिता भी कैबिन के अंदर आ गए और उनके पीछे पीछे अहम भी आ गया, जो उन्हें अंदर आने से रोक रहा था। वही अश्वथ ने जैसे ही अपने पिता को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी फाइल को टेबल पर रख के पूछा, तो मिस्टर राठौर, कैसे आना हुआ आपका मुख जैसे गरीब के ऑफिस में। ये सुनकर सभी चौंक गए। सभी ये सोचने लगे कि क्या सच में द अश्वथ सिंह राठौर एक गरीब इंसान है। कंटिन्यू। चैप्टर 24। अनन्या की याददाश्त और ताकत क्या वापस आ गई। अश्वथ इस वक्त गुस्से से अपने डैड को देख रहा था, क्योंकि उसे अपनी फैमिली से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खासकर अपने ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं। वही उसकी नाराजगी को मिस्टर राठौर भी समझ रहे थे, पर उन्हें तो अश्वथ को परेशान करने में मजा आ रहा था। मिस्टर राठौर किसी से बिना कुछ बोले सीधा जाकर अश्वथ के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए मुस्कुराकर बोले, हेलो मिस्टर अश्वथ राठौर। उनके इस तरह बोलने से अश्वथ उन्हें घूरने लगा, तो मिस्टर राठौर हंसते हुए आगे बोले, वैसे मैं तो तुम्हारी शादी में आना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हें अपनी शादी को इतनी जल्दी थी, कि तुमने हॉस्पिटल में ही शादी कर ली। इतना कहते ही वो जोर से हंसने लगे। फिर अनन्या के बारे में सोचने लगे कि जब अनन्या बिल्कुल ठीक थी और उसने उन्हें मारा था, अनन्या ने तो मिस्टर राठौर के उम्र का भी लिहाज नहीं किया था। ये सब सोचते ही मिस्टर राठौर एविल स्माइल करके बोले, अश्वथ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, अब तुम अनन्या को इतना चाहते हो तो मैं भगवान से दुआ करूँ कि वो अनन्या की याददाश्त को जल्दी वापस ला दे, ताकि तुम्हारी हालत देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिल। लास्ट वाली लाइन मिस्टर राठौर ने धीरे से कही थी, जिसे अश्वथ नहीं सुन पाया। वही अश्वथ को अपने डैड को बात सिर्फ बकवास लग रही थी।
उसने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा करके मिस्टर राठौर से सर्द आवाज में कहा, मिस्टर राठौर, अगर आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो प्लीज जाइए से। और हाँ, ये मेरा ऑफिस है, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं जहाँ जब मन चाहे आप मुंह उठाकर आ जाए। इतना कहकर अश्वथ ने अहम को मिस्टर राठौर को बाहर तक छोड़ने को कहा। तो वही मिस्टर राठौर उसके इस रवैये से चिढ़ते हुए बोले, बस बहुत बेइज्जत कर लिया तुमने मुझे, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर अश्वथ डेविल स्माइल करके बोला, तो फिर आप अभी तक यहाँ क्यों हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको पूरी इज्जत के साथ सिर्फ बेइज्जती ही मिल सकती है। इतना कहकर वो अपनी फाइल को पढ़ने लगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर राठौर को गुस्सा था बहुत आ रहा था, पर कुछ सोचकर वो कैबिन से बाहर जाते हुए बोले, ठीक है, मैंने तो सोचा था जो प्रॉपर्टी मैं अनन्या को देने वाला हूँ उसे पहले तुम्हें ही दे दूँ, पर कोई बात नहीं, मैं अब उसे अनन्या को ही दूंगा। वही अश्वथ जो आराम से अपना काम कर रहा था, जैसे ही उसने प्रॉपर्टी का नाम सुना उसकी आंखें छोटी हो गई। सिर्फ अश्वथ ही नहीं बल्कि अहम और वेद की भी आंखें छोटी हो गई। वेद हैरान होकर अहम से बोला, बेबी, लगता है मिस्टर राठौर पूरी तैयारी से आए हैं, मुझे तो लगता है वो चाहते हैं कि बेब भाग जाए। उसकी बात सुनकर अहम भी बोला, पर चिंता मत करो, बॉस सब संभाल लेंगे। इतना कहते ही उसे कुछ ध्यान आया तो वो वेद को घूरते हुए बोला, अगली बार से उस अगस्त्या की तरह मुझे बेबी मत कहना वरना मुंह तोड़ दूंगा। वही मिस्टर राठौर दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि तभी अश्वथ गुस्से से मगर रौबदार आवाज में बोला, स्टॉप मिस्टर राठौर। इतना कहते ही अश्वथ ने गुस्से से अपनी मिट्टी बंद कर ली। वही होटल में पूरा खाना खाने के बाद आर्यन और अनन्या मजे से पानी पी रहे थे। वही राज और अर्शी हैरानी से दोनों को देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर लगभग 6 लोगों का खाना अकेले ही खा लिया था। तभी आर्यन अपना मुंह पोंछते हुए अर्शी का हाथ पकड़कर बोला, गैंगस्टर चलो। इतना कहते ही वो अनन्या और अर्शी के साथ जाने लगा। तभी अनन्या एकदम से रुककर राज से बोली, ओह अंकल, आप खाने के पैसे दे देना, क्योंकि जीडी के पैसे भी तो हमारे ही है और मैं अपने पैसे किसी को नहीं देती। इतना कहते ही वो भी रूम से निकल गई। वही राज अपना मुंह खोले सब देखता और सुनता रह गया, पर जब उसे होश आया तो वो चिल्लाते हुए बोला, आह, एक बच्चे ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वही कॉरिडोर में पहुंचते ही अर्शी गुस्से से अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा। इतना कहकर वो गुस्सा से आर्यन को देखने लगी, पर आर्यन तो पैदाइशी ठीक था, कहा उसे अर्शी के गुस्से से फर्क पड़ने वाला था। उसने अपने कमर पर हाथ रख के अर्शी से अपना मुंह बनाते हुए कहा, गैंगस्टर, मुझे मत डांटो क्योंकि मैं तुम्हारा हाफ बेबी हस्बैंड हूं। इतना कहने के बाद उसने फिर से अर्शी का हाथ पकड़ लिया। ये देख अर्शी ने दांत पीस लिए। वो सोचने लगी कि उसने आज तक ऐसा ठिठ और जिद्दी इंसान नहीं देखा। फिर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए सर्द आवाज में बोली, तुम मेरे कोई बेबी हाफ हस्बैंड नहीं हो, समझे? इसलिए अपनी बकवास बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते ही वो वहां से जाने लगी, पर आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अर्शी की पीठ पर चढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम्हें जहां जाना है मुझे भी अपने साथ ले चलो, आखिरकार मैं तुम्हारा हाफ बेबी हस्बैंड हूं, पर बहुत जल्द पूरा बेबी हस्बैंड भी बन जाऊंगा। वही अर्शी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन अचानक ही उसके ऊपर चढ़ जाएगा, जिस कारण अर्शी का बैलेंस बिगड़ने लगा, पर उसने किसी तरह बैलेंस बना लिया। फिर वो गुस्से से बोली, ये क्या पागलपन है, उतरो नीचे। उसकी बात सुनकर आर्यन उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुम कितनी कमजोर हो बेबी, तुम्हें और मजबूत होने की जरूरत है ताकि फ्यूचर में तुम मुझे उठा सको, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह। वही अनन्या जो ये सब कुछ देख रही थी, अचानक ही उसे अश्वथ की याद आ गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अंश को देखा, जो अपनी आंखें फाड़े आर्यन की हरकतों को देख रहा था। उसे देखते ही अनन्या तुरंत उसके पास जाकर बोली, अंकल, मॉन्स्टर हब्बी के पास जाना है। वही अनन्या की आवाज सुनकर अंश होश में आया, पर अनन्या के मुंह से मॉन्स्टर हब्बी सुनकर वो फिर से हैरान हो गया। तभी अनन्या उसे हिलाते हुए रोनी सूरत बनाकर बोली, मुझे अभी मॉन्स्टर हब्बी चाहिए। तो अंश उसे समझाते हुए बोला, बेब, आर्यन आ जाए फिर चलते हैं। पर अनन्या उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो उसे घसीटते हुए बोली, बेबी, देवर के पास जीडी है, मुझे भी अब मॉन्स्टर हब्बी चाहिए, चलो चलो। इतना कहते ही वो फिर से अंश को घसीटने लगी, लेकिन जब उसने देखा अंश नहीं जा रहा तो अचानक ही उसे गुस्सा आ गया। गुस्से से उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसने अंश को उठाकर एकदम से जमीन पर पटक दिया। बेचारा अंश सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरा और दर्द से करहाते हुए बोला, आह मम्मी, मैं मर गया। उसके चिल्लाने की आवाज केवल एक आदमी ने सुनी थी जो कुछ दूरी पर ही खड़ा था, क्योंकि आर्यन और अर्शी वहां से जा चुके थे। वही अंश अनन्या को हैरानी से देखते हुए बोला, बेब, अचानक आपके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? वही अनन्या खुद भी हैरान थी, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने ये सब कैसे किया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक शख्स की सर्द आवाज उसे सुनाई दी।
ओह, मैंने तो सब देख लिया है, अब क्या होगा तुम्हारा मेरी जान। कंटिन्यू। अरे यार ऐसा मत बोलो कि छोटा चैप्टर देने से अच्छा कि मैं दूँ ही नहीं, क्योंकि ऐसे कमेंट पढ़कर अच्छा नहीं लगता। मैंने पहले भी बताया है कि मेरा पेपर है बाका, जो 9 को खत्म होगा। मैं टाइम निकाल कर लिखती हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन न हो पाने के कारण भी परेशान हूँ, और आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो। 25 अनन्या की मार और डर। अंश जैसे ही अपने होश में आया, उसने तुरंत आवाज की दिशा में देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि वहां पर अभिषेक अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डालकर खड़ा था। इस वक्त अभिषेक के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी, जिसे देखकर अंश मन में बोला, हे भगवान, काश अकेले में लिटिल बेब ने मुझे पिता होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर इस अभी के बच्चे में मुझे पीटते हुए देख लिया है, पक्का ये बात सबको बताकर मेरा जीना हराम करेगा। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अभिषेक उसके पास आकर डेविल स्माइल करके बोला, ओह गॉड, ये मैंने क्या देखा। अंश, जिसने आर्मी ट्रेनिंग ले रखी है, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, उसे मेरी लिटिल बेब ने जमीन पर पटक दिया। इतना कहकर वो अंश पर हंसने लगा। वही उसे अपना मजाक उड़ाते देखकर अंश ने अपने दांत भींच लिए। उसने गुस्से से अभिषेक से कहा, ओ ए अभी के बच्चे, ज्यादा मजाक मत उड़ा वरना मैं तुझे उड़ा दूंगा, समझे। और क्या तू मेरी मार भूल चुका है, याद दिलाऊं क्या। इतना कहकर वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अभिषेक को दिखाने लगा। वही उसकी धमकी सुनकर अभिषेक डर गया, क्योंकि अंश अभिषेक से ज्यादा ताकतवर था। इसलिए वो हर बार अभिषेक को मारता था, जिस कारण अभिषेक अंश से डरता था। ये बात सबको पता थी। वही अनन्या, जो कब से दोनों को लड़ते हुए देख रही थी, उसे एक बार फिर से गुस्सा आने लगा, क्योंकि कोई उस पर ध्यान जो नहीं दे रहा था। अनन्या ने गुस्से से कसके अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहा, बस बहुत हुआ, पहले ये बताओ कि तुम अंकल लोग मुझे मेरे मॉन्स्टर हब्बी के पास ले जाओगे या नहीं। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अभिषेक और अंश उसे देखने लगे। अनन्या का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर किसी ने उसे छेड़ा तो वो उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये देख अंश ने थोड़ा डरते हुए कहा, लिटिल बेब, वो आर्यन आ जाए फिर। नहीं नहीं, इतना कहते कहते वो डर के मारे अभिषेक के पीछे छुप गया, क्योंकि अनन्या उसे गुस्से से घूरने लगी थी। उसके गुस्से से तो अब अभिषेक को भी डर लग रहा था। तभी अनन्या अभिषेक के सामने खड़े होकर अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या तुम मुझे लेकर चलोगे मेरे मॉन्स्टर हब्बी के पास, बोलो। उसकी बात सुनकर अभिषेक डरते हुए बोला, लिटिल बेब, बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं, शांत हो जाए प्लीज। वही अपने सवाल का जवाब न पाकर अनन्या की आंखें भी लाल होने लगी। अचानक ही उसका सर दर्द होने लगा। वो अपने सर को पकड़कर चिल्लाए, मॉन्स्टर हब्बी के पास जाना है, वरना मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अभी और अंश ने अपने कान बंद कर लिए। अभिषेक रोनी सूरत बनाकर अंशी से बोला, अबे यार, तू बेब को क्यों नहीं छोड़ाता। उसकी बात सुनकर और अनन्या की हरकतों को देखकर अंश को लगा कि अब उसे अनन्या की बात मान ही लेनी चाहिए। ये सोचने के बाद वो अपने कानों से हाथ हटाकर अनन्या से बोला, लिटिल बेब, चलिए मैं लेकर चलता हूँ, पर प्लीज आप शांत रहिएगा। ये सुनकर अनन्या, जो अंश को मारने था, वो रुक गई। फिर उसने गुस्से से अंश के पेट पर अपना घुटना मार दिया और फिर उसके कॉलर को पकड़ बोली, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, मैं लोगों को परेशान करती हूँ, बोलो वरना आज मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं सबको मार दूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, मैं बहुत शांत रहती हूँ, समझे। इतना कहकर उसने फिर से अंश को मारा। वही अंश को मार खाता देखकर अभिषेक कोने में दुबक गया। वही दूसरी तरफ अश्वत्थ के दादाजी अपना सारा सामान पैक कर रहे थे। तभी उनके रूम में कंचन जी आए और अपने ससुर जी को पैकिंग करता देख उन्होंने कंफ्यूज होकर पूछा, डैड, आप कहाँ जा रहे हैं और आप इतने खुश क्यों हो। उसकी बात सुनकर दादाजी रुक गए। फिर कंचन जी को देखकर बोले, मैं अपने पोते और अनन्या के पास जा रहा हूँ और कुछ दिन वहीं रहूंगा। उनकी ये बात सुनकर कि वो अश्वत्थ के घर जा रहे हैं, कंचन जी एकदम से शॉक हो गई। उन्होंने हैरान होकर कहा, डैड, आपको पता है न कि अश्वत्थ को हम सब से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आप जा रहे हैं। तो दादाजी बड़ी ही खुशी से बोले, और क्या, मैं जाऊंगा और वहां रहकर सभी गधों को सही भी करूंगा। दादाजी के अंदर इस वक्त इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि जैसे वो सच में वो जाकर सभी बॉयज को सुधार देंगे। वही उनका ये कॉन्फिडेंस देखकर कंचन जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेकर रूम से जाते हुए कहा, डैड, आज तक उसने बिना अपनी मर्जी के हमें अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया है और आप उसके घर जा रहे हैं। खैर, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि वो आपको अपने घर के अंदर आने दे, वरना इस उम्र में अगर आप बाहर खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर वो चली गई। वही उनके जाते ही दादाजी का मुंह बन गया। वो अपना मुंह बनाकर बोले, हो, किसी से भी मेरी खुशी नहीं देखी जाती है, जिसे देखो मेरा बुरा सोचता है। खैर, मैं भी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हूँ, मैं भी द अश्वत्थ सिंह राठौर का दादा हूँ। उस घर में तो मैं घूर कर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए अनन्या को लालच ही क्यों न देना पड़े।
इतना कहते ही वो खुश हो गए और फिर एक पुराने जमाने का गाना गाते हुए अपनी पैकिंग पूरी करने लगे। वही मिस्टर राठौर के जाने के बाद अश्वथ काफ़ी चिढ़ा हुआ था। उसके हाथ में इस वक्त कुछ पेपर थे जो उसके डैड ने उसे जाने से पहले दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के ही पेपर्स थे जो मिस्टर राठौर ने अनन्या के नाम किए थे। अश्वथ उन पेपर्स को आधे घंटे तक देखता रहा, तभी वो वेद से सीरियस होकर बोला, इन्हें मेरे पर्सनल लॉकर में रख दो और हाँ, इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर वेद जैसे ही अश्वथ के हाथ से पेपर लेने वाला था, तभी केबिन में अनन्या अंश के साथ आए और अश्वथ के हाथ से वो प्रॉपर्टी के पेपर्स देखकर उसकी गोद में बैठ गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, पर अनन्या के हाथ में वो पेपर्स देखकर अश्वथ, वेद और अहम के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वही उसने को परेशान देखकर अंश बोला, क्या कुछ हुआ है? उसकी बात सुनकर सभी उसे घूरने लगे। तभी अनन्या अश्वथ के गालों पर किस करके बोली, मॉन्स्टर हब्बी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, इसलिए अंश अंकल मुझे ये ले आए। इतना कहने के बाद वो उन पेपर्स को देखकर कंफ्यूज होते हुए आगे बोली, ये क्या है, चलो पढ़ते हैं। इतना कहकर वो पढ़ने लगी। ये देख सभी के माथे से पसीना निकलने लगा। तभी कंटिन्यू, बस कल और उसके बाद पहले जैसे एपिसोड मिलेंगे, क्योंकि 9 को पेपर खत्म हो जाएंगे। आप सब चिंता न करें, अनन्या की याददाश्त धीरे धीरे वापस आएगी। एंड मेरा 6 जून वाला पेपर अच्छा था, अब कल भी है और परसों भी, फिर खत्म। एंड थैंक यू आप सभी को। 26 अनन्या की याददाश्त वापस आ गई तो और बेबी दामाद अश्वथ अनन्या के हाथ में उन पेपर्स को देखकर परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अश्वथ को कुछ याद आया तो उसने अनन्या को देखे हुए पूछा, माय लिटिल ग्रिडी गर्ल, तुमने मुझे क्यों याद किया था? और तुम तो आर्यन के साथ गई थी न, तो वो कहाँ है? इतना कहते ही अश्वथ ने देखा अनन्या का सारा ध्यान अब उस पर है, तो उसने जल्दी से अनन्या के हाथ से उन पेपर्स को छीनकर वेद को दे दिया और फिर सबको वहां से जाने को बोलकर उसने कसके अनन्या की कमर को पकड़ लिया। वही अनन्या ने भी अपने दोनों हाथों को अश्वथ के गले में डालते हुए कहा, मॉन्स्टर हब्बी, आप भी मुझे उठाओ ना, जैसे जीडी ने बेबी देवर को उठाया था। वही उसके मुंह से अपने लिए मॉन्स्टर हब्बी सुनकर अश्वथ की भौहें चढ़ गई। वो अनन्या को बिना किसी भाव से देखते हुए बोला, अभी तुमने क्या कहा मुझे? इतना कहकर उसने और कसके अनन्या की कमर को पकड़ लिया। वही अश्वथ के सवाल को सुनकर अनन्या उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी, जो उसे ही घूर रहा था। ये देख अनन्या डरते हुए अपनी मरी हुई आवाज में बोली, वो मांस मॉन्स्टर हब्बी। इतना कहते ही उसने अपना चेहरा अश्वथ के गर्दन में छुपा लिया, तो अश्वथ उसके चेहरे को पकड़ उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा मुझे ये बोलने को? हम। उसकी बात सुनकर अनन्या का मुंह बन गया, पर फिर भी वो थोड़ा डरते हुए अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए बोली, वो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मुझे बेबी देवर ने कहा था बोलने को। इतना कहने के बाद वो चापलूसी करते हुए आगे बोली, मॉन्स्टर हब्बी, आपको तो पता है न कि मैं कितनी शांत और सीधी हूँ, बिल्कुल एक डॉल की तरह, तो भला मैं खुद से आपको मॉन्स्टर क्यों बोलूंगी? इतना कहकर वो अपने दांत दिखाने लगी। वही उसकी बात सुनकर अश्वथ ने अपना सर न में हिला दिया। तभी अचानक ही उसका ध्यान अनन्या के गुलाबी होठों पर गया, तो उसका गला सूखने लगे। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका एक हाथ धीरे धीरे अनन्या के होठों की तरफ जा रहा था। जैसे ही अश्वथ का हाथ अनन्या के होठों तक पहुंचा, वो अपने अंगूठे से उसके लिप्स को सहलाने लगा, तो अनन्या उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी। ये देख अश्वथ के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। फिर उसने बिना वक्त गवाए अपने सख्त होठों को अनन्या के नर्म मुलायम होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। इस अचानक की किस से अनन्या चौंक गई। मगर फिर वो भी अश्वथ को किस करने लगी। पर उसे ठीक से किस करना नहीं आता था, इसलिए वो बार बार अश्वथ के होठों को काट रही थी, जिस कारण अश्वथ के होठ से खून निकलने लगा। पर इंसान से अश्वथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसने तो अनन्या को और भी कसके पकड़ लिया। फिर अश्वथ धीरे धीरे अपने एक हाथ से उसकी कमर को सहलाते हुए अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने अनन्या को अपनी डेस्क पर बैठा दिया और उसके गले पर किस करते हुए बाइट करने लगा, जिससे अनन्या की आह निकल गई। दर्द की वजह से अनन्या आश्वात को खुद से दूर करते हुए बोली, आह मॉन्स्टर हब्बी, दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ो। इतना कहते ही उसने जोर से अश्वथ को दूर धकेलने की कोशिश की, पर अश्वथ अपनी जगह से टस से मज न हुआ। उसे तो जैसे अनन्या के चिल्लाने से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी अनन्या को पता नहीं क्या हुआ, उसने एक जोरदार मुक्का अश्वथ को जड़ दिया, तो अश्वथ दर्द की वजह से उससे एकदम से दूर हो गया और फिर उसे हैरानी से देखने लगा। वही अनन्या पीछे मुड़ी और वॉशरूम में भाग गई। वॉशरूम में पहुंचते ही उसने अपना सर पकड़ लिया। वो दर्द से चिल्लाते हुए जोर से बोली, आह मॉन्स्टर हब्बी, दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। वही अश्वथ जो अभी भी अपने गाल पर हाथ रख कर खड़ा था, जैसे ही उसने अनन्या के चिल्लाने की आवाज सुनी, तो वो भागते हुए उसके पास गया।
वॉशरूम में पहुंचते ही उसने देखा अनन्या जमीन पर बैठ के दर्द से तड़प रही थी। अश्वत्थ ने तुरंत अनन्या को अपने बाहों में भर के पूछा, बेबी गर्ल उठो, क्या हुआ है? इतना कहते ही उसने देखा अनन्या का चेहरा पूरा लाल पड़ गया था और उसके नाक से खून निकल रहा था। ये देख अश्वत्थ घबरा गया। उसने तुरंत अनन्या को गोद में उठाया और कैबिन के बाहर चला गया। वही अंश जैसे ही ऑफिस से निकलकर आर्यन के पास जाने लगा, तभी अचानक ही उसके सामने कनिका आ गई। कनिका को अपने सामने देखकर अंश की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर उससे पूछा, तुम ये क्या कर रही को छिपकली? वही उसके मुंह से छिपकली सुनकर कनिका जो खुश थी, उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसने गुस्से से अंश को देखते हुए कहा, हे मैं तुम्हें पसंद करती हूँ समझे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती करो। इतना कहने के बाद उसने बड़े ही स्टाइल से अपने बालों को झटका। उसकी बात सुनकर अंश की आंखें छोटी हो गई। उसने कनिका को उंगली दिखाते हुए कहा, ओ ए मोटी, चलो निकलो अपने रास्ते बिलोटी, क्योंकि जाना है मुझे हॉटी। इतना कहकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। वही उसकी अजीब सी बातें सुनकर कनिका बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। उसने सोचते हुए खुद से ही कहा, हॉटी जाना है, आखिर ये क्या होता है, मैंने उसका नाम आज तक क्यों नहीं सुना है। इतना कहते ही उसने अंश को देखा जो अब तक अपनी कार तक पहुंच चुका था। ये देख उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। फिर वो जल्दी से जाकर अंश की कार में बैठ गई। वही लीला जी परेशान होकर अपने रूम में बैठी थी। तभी रिया, जो बाहर घूमने जा रही थी, उसने रूम में आकर कहा, मॉम आज मैं और अरुण बाहर घूमने जा रहे हैं। इतना कहते ही वो खुश होने लगी। वही उसकी बात सुनकर लीला जी गुस्से से बोली, रिया क्या तुम्हें पता है कि अभी तक जो हमारा था हम उसे खोने वाले हैं। अगर अनन्या की याददाश्त वापस आ गई तो वो हार्टलेस लड़की हमें नहीं छोड़ेगी। अपनी मॉम की बातें सुनकर रिया इरिटेट होकर बोली, मॉम आप क्यों उस पागल लड़की का नाम ले रही है? वैसे भी अच्छा हुआ वो जो चली गई, और हाँ मॉम ये हमारा घर है, भला कौन ही हमें ये से निकलेगा। अभी रिया ने इतना ही कहा था कि लीला जी उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोली, पागल लड़की जब से वो ये से गई है तब से उसे वो दावा नहीं मिली जो हम उसे देते हैं। तो हो सकता है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, और भूलो मत ये घर, ये प्रॉपर्टी सब कुछ उसका है, ये हमारा कुछ नहीं है। उनकी बात सुनकर रिया ने अपने दांत पीस लिए। फिर उसने गुस्से से अपने बैग फेंकते हुए कहा, नहीं ये सब हमारा है, मैं ऐसे गरीबों वाली लाइफ नहीं जी सकती, उसके लिए फिर मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। वही आर्यन जबरदस्ती बेशर्मी की तरफ अर्शी के साथ उसे घर पहुंच गया। जैसे ही वो और अर्शी घर के दहलीज पर पहुंचे, तभी अचानक ही आर्यन अर्शी की गोद में चढ़कर चिल्लाया, आह सासू मोम आपका प्यारा हाफ बेबी दामाद आया है, उसका गृह प्रवेश तो कराओ वरना मैं अंदर कैसे आऊंगा। कंटोनू वेल कल आखिरी पेपर है। एक अच्छी बात बताऊं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाइनली साइन हो गया, वो भी कल शाम को पॉकेट एफएम वालों ने कांटेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को मेरे ईमेल पर भेज, वरना आप पर टेक्निकल इश्यूज के कारण साइन ही नहीं हो रहा था। 27 मॉन्स्टर हब्बी सुहागरात नहीं मनाना है और अश्वत्थ का गुस्सा। आर्यन अर्शी की गोद में चढ़कर जोर से चिल्लाया, सासू माँ देखो आपका प्यारा हाफ बेबी दामाद आया है। जल्दी से मेरा गृह प्रवेश कराओ वरना मैं अंदर कैसे आऊंगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अर्शी को लग रहा था कि जैसे उसके कान के पर्दे ही फट जाएंगे। सिर्फ अर्शी ही नहीं बल्कि अर्शी की दादी जो हॉल में बैठी थी वह भी आर्यन की इतनी तेज आवाज सुनकर चौंक गई। उन्होंने तो अपने दोनों हाथों से कस के अपने कानों को बंद कर लिया। फिर बाहर की तरफ देखते हुए चिल्लाए, अरे कौन कमबख्त है जो इतना चिल्ला रहा है, सामने तो आओ। अपनी छड़ी से अगर उसकी टांगे ना तोड़ दी तो कहना। दादी की डांट सुनकर आर्यन की आंख एकदम बड़ी हो गई। उसने कसके अर्शी को पकड़कर उसे देखते हुए भोली सूरत बनाकर कहा, माय हाफ गैंगस्टर वाइफी, देखो तुम्हारे प्यारे आप बेबी हस्बैंड की जान खतरे में है, उसे बचाओ वरना सभी लोग उसे मार डालेंगे, और मुझे छड़ी से मार नहीं खाना बहुत तेज लगती है। उसकी नौटंकी देखकर अर्शी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी बातों को इग्नोर करके उसे जबरदस्ती नीचे उतारते हुए दांत पीस कर बोली, पहले तुम नीचे उतरो, और एक बात और, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो मेरी गोद में चढ़ रहे हो, क्या तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है जो तुम इस तरह मुंह उठाकर मेरे घर आ गए। उसकी बात सुनकर आर्यन ने कंफ्यूज होकर कहा, तो क्या जो लोग बेशर्म नहीं होते वो लोग अपना मुंह छिपाकर तुम्हारे घर आते हैं। इतना कहकर आर्यन अर्शी को देखने लगा ताकि वो उसके सवालों का जवाब दे सके। पर अर्शी तो उसकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्यन से अब क्या कहे। वही आर्यन को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो अचानक ही पीछे मुड़ा और घर के अंदर भागते हुए सीधा किचन के अंदर घुस गया। ये देख अर्शी की आंखें कंफ्यूजन में छोटी हो गई। तभी कुछ देर बाद आर्यन उसे अपने हाथों में एक गिलास लेकर आता हुआ दिखा। अर्शी अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्यन ने उस ग्लास को दहलीज के पास रख दिया। फिर अर्शी के बगल में खड़े होकर
अपने दाहिने पैर से उस ग्लास को नीचे गिराते हुए अंदर आकर बोला, चलो कोई नहीं, अगर कोई मेरा गृह प्रवेश नहीं करेगा तो मैं खुद ही कर लूँगा। इतना कहकर उसने जमीन पर पड़े चावल की तरफ इशारा करके अर्शी को ऑर्डर देते हुए कहा, तुम एक काम करो, इस चावल को अच्छे से पैक करके रख लो, क्योंकि इसमें तुम्हारे बेबी हस्बैंड का पैर पड़ा है, ये तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। एल इतना कहकर वो अपने दांत दिखाने लगा तो अर्शी उसे गुस्से से देखने लगी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा बेशर्म और जिद्दी इंसान नहीं देखा था। अर्शी ने कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और फिर कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे पहले ही आर्यन भाग गया। ये देख अर्शी केवल अपने दांत पीसते रह गई। वही आर्यन जाकर सीधा दादी जी के सामने खड़ा हो गया। पहले तो वो काफी देर तक दादी को घूरता रहा, फिर एकदम से अपने कॉलर को ऊपर करते हुए मुस्कुराकर बड़े ही स्टाइल से बोला, हेलो ब्यूटी, आप तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बिल्कुल मेरी तरह। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से चांद जमीन पर उतर आया हो। आर्यन की मीठी मीठी बातें सुनकर दादी उस पर फ्लैट हो गई, क्योंकि दादी उन लोगों को बहुत पसंद करती है जो उनकी तारीफ करते हैं। दादी ने खुश होकर आर्यन को देखा, जो बहुत ही ज्यादा क्यूट, प्यारा, इनोसेंट और हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर दादी की आंखें चमकने लगी। वह मन में बोली, कितना प्यारा बच्चा है, काश यह मेरे घर का दामाद बन पाता। दादी अभी अपनी सोच में ही डूबी थी कि तभी आर्यन उनके सामने चुटकी बजाते हुए बड़े ही घमंड से बोला, ब्यूटी, मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट हूँ, पर आप मुझे ऐसे नहीं देख सकती, लेकिन अगर आप चाहो तो आप घूर जरूर सकती हो, क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल को हो। इतना कहकर वह अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर शर्माने लगा। वही उसके चुटकी बजाने से दादी होश में आओ। फिर आर्यन को इस तरह शर्माना देख वो और भी ज्यादा खुश हो गई। आर्यन ने तो मानो अपनी बातों और शर्मीलेपन से जैसे दादी का दिल ही जीत लिया था। तभी दादी खड़ी होकर उसके गाल को छूते हुए प्यार से बोली, बेटा तुम कौन हो, बड़े ही अच्छे और प्यारे बच्चे हो, तुम्हारे जैसे इंसान अब इस दुनिया में भला कहाँ मिलते हैं। दादी की ये बात सुनकर कि तुम कौन हो, आर्यन अपने सर पर हाथ रखकर अचानक ही बोला, ओह, मैंने तो आपको अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी देता हूँ। इतना कहकर उसने शर्माते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा कर कहा, मैं ना, वो मेरी प्यारी बीवी का क्यूट सा प्यारा सा बेबी हस्बैंड आर्यन हूँ। पर वह तो जब देखो मेरे मॉन्स्टर भाई की तरफ मुंह फुलाकर घुमा करती है जैसे लेडी मॉन्स्टर हो। इतना कहकर वह अजीब तरह से मुंह बनाने लगा। वही अर्शी जो अब तक वहां पहुंच चुकी थी, उसने आर्यन की भी सारी बातें सुन ली थी। तभी दादी ने उसे देखते खुश होकर उससे पूछा, अर्शी, ये आर्यन कौन है और तुम दोनों क्या साथ हो? इतना कहकर दादी अपनी चमकीली आंखों से उसे देखने लगी, क्योंकि उन्हें आर्यन अर्शी के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। वही अर्शी ने जैसे ही दादी की बात सुनी, वो गुस्से से बोली, दादी, आप सच सच कहती क्यों नहीं है कि आप अपने जैसे एक कार्टून को पाकर बहुत खुश हैं? इसके आगे आरसी कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन दादी से बोला, ब्यूटी, यही तो है मेरी बीवी और मैं इसका क्यूट सा प्यारा बेबी हस्बैंड। आर्यन के ये कहते ही कि वो अर्शी का हस्बैंड है, दादी तो एकदम से शॉक हो गई। उन्हें मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर अचानक ही वो एकदम से खुश होकर बोली, क्या सच में तुम दोनों ने शादी कर ली? इतना कहने के बाद वो कुछ देर खामोश रही। फिर आर्यन का हाथ पकड़कर वो एक्साइटेड होकर आगे बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा दामाद मेरे जैसा ही इंटेलिजेंट होगा। उनकी बात को करेक्ट करते हुए आर्यन अपने दांत दिखाते हुए बोला, दामाद नहीं, बेबी दामाद। वो क्या है ना भाई, कहते हैं कि अभी मैं छोटा हूँ। उसके इतना कहते ही अर्शी उसे घूरते हुए बोली, हाँ, अभी अभी ही तो तुम पैदा हुए हो, और हाँ, ये मुझे बीवी मत बोलना। इतना कहकर वो अपने रूम में जाने लगी। वही आर्यन आराम से सोफे पर बैठकर चिल्लाया, ठीक है, फिर देखना तुम, मैं पूरी शादी करके आज या कल ही तुम्हारा पूरा बेबी हस्बैंड बनूंगा, ये मेरा चैलेंज है तुमसे। उसकी बात सुनकर अर्शी के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। तभी अर्शी की मॉम वहां पर आ गई। जैसे ही उन्होंने आर्यन को देखा उनकी आंखें छोटी हो गई। अर्शी की मॉम दिखने में बहुत ही ज्यादा घमंडी लग रही थी, उनके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने घमंड से अर्शी को देखते हुए कहा, अर्शी, तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम किस लड़के के साथ घूम रही हो, और राज कहाँ है? उनकी यह बात सुनकर अर्शी ने कसके अपनी मुट्ठी बंद कर ली। फिर उसने मीना अपनी मॉम को देखे अपनी कठोर आवाज में कहा, मिसेज जिंदल, बेहतर होगा कि आप अपने काम से मतलब रखें, और अगर आपने मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते ही वो चली गई। वही उसकी बात सुनकर मिसेज जिंदल आग बबूला हो गई। फिर वो गुस्से से आर्यन को देखने लगी, जैसे आर्यन उनका कोई जानी दुश्मन हो। वही अपनी सासू माँ को देखकर आर्यन को नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। अचानक ही आर्यन मुंह बनाकर मिसेज जिंदल से बोला, ओह, तो आप ही हैं मेरी सासू माँ। मैंने देखा है टीवी सीरियल में सासू माँ बहुत ही घमंडी, बदतमीज और षड्यंत्रकारी होती है।
अब मेरे जैसे बेबी डॉट बॉय को बच के रहना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैं भी अपने भाई का छोटा बेबी भाई हूँ, एक एक को देख लूंगा। इतना कहने के बाद वो किचन की तरफ देखते हुए आगे बोला, वैसे सासू माँ खाने में कुछ है क्या? अगर आप नहीं भी दोगे तो भी मैं, जो बहुत ही क्यूट सा बेबी है, वो खुद ही खा लेगा। इतना कहकर वो किचन के अंदर जाने लगा। वही उसकी हरकतों को देखकर मिसेज जिंदल काफी शॉक थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बस आर्यन को किचन में जाते हुए देख रही थी। वही दूसरी तरफ अश्वथ इस वक्त हॉस्पिटल में उस वार्ड के अंदर खड़ा था जहां अनन्या एडमिट थी। अश्वथ बिना किसी भाव के अनन्या को घूर रहा था, जो बेजान सी बेड पर लेटी थी। अनन्या का चेहरा इस वक्त पीला पड़ा हुआ था। तभी अश्वथ उसके पास पहुंचकर उसके बालों को सहलाते हुए बिना किसी भाव से बोला, तेरी चाहत हमें बरसों से थी, कभी सोचा न था कि ये चाहत मुझसे फिर से टकराएगी। टकराई भी तो वो मुझसे ऐसे कि उसके लिए मेरी चाहत न रहकर दीवानगी बन गई। इतना कहते ही वो चुप हो गया। फिर अनन्या के होठों को हल्के से किस करके आगे अपनी सर्द मगर गुस्से भरी आवाज में बोला, बेबी गर्ल, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। अब ये मौत भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती है। इतना कहकर वो कुछ देर तक अनन्या को घूरने के बाद वार्ड से बाहर चला गया। फिर कुछ वक्त बाद वो अपने हाथ में गन लेकर डॉक्टर के कैबिन में किसी राजा की तरह बैठा था। उसके एक साइड अहम और दूसरे साइड वेद खड़ा था। वही जिस डॉक्टर ने पहले अनन्या का इलाज किया था, वो डरते हुए अपना सर झुकाकर अश्वथ के सामने घुटनों के बाल बैठा था। वो डॉक्टर डरते हुए अश्वथ से बोला, मिस्टर राठौर, मुझे लगा था कि शायद आपको मिस अनन्या की कंडीशन के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया कि मिस अनन्या ठीक नहीं है। प्लीज़ मिस्टर राठौर, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इतना कहते ही वो डॉक्टर डर से कांपने लगा, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि अश्वथ सिंह राठौर कभी भी गलती करने वालों को नहीं छोड़ता था। वही डॉक्टर को डरता देखकर अश्वथ के चेहरे पर डेंजरस भाव आ गए। वो अपनी गन को अपने एक हाथ से गोल गोल घुमाते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हें अपनी जान की परवाह तब करनी चाहिए थी जब तुमने मुझे मेरी लिटिल गर्ल के बारे में नहीं बताया था। इतना कहते ही उसने डॉक्टर के लेफ्ट आर्म पर गोली मार दी। वही गोली लगते ही वो डॉक्टर दर्द से चिल्लाने लगा, आह नहीं, प्लीज मिस्टर राठौर। पर अश्वथ को उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि इस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज उसकी लिटिल गर्ल के साथ कुछ भी हो सकता था। वही अहम और वेद को भी डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो दोनों भी अश्वथ के गुस्से को देखकर डर गए। वही अश्वथ इतने गुस्से में इसलिए था क्योंकि डॉक्टर ने पहले जब अनन्या का इलाज किया था तो उसने अनन्या की कंडीशन के बारे में अश्वथ को कुछ भी नहीं बताया था कि अनन्या के सर में कुछ प्रॉब्लम है और शायद धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी वापस आ रही थी। तभी अचानक ही अश्वथ खड़े होकर अपनी कठोर आवाज में अहम से बोला, इस डॉक्टर को उसकी सही जगह पहुंचा दो, और हाँ, इसने जिस हाथ से मेरी बीवी को छुआ है पहले उसे काट देना। इतना कहते ही वो कैबिन से बाहर चला गया। वही उसके जाते ही अहम डॉक्टर को देखने लगा, जो डरते हुए उसे ही देख रहा था। अब तक डॉक्टर का काफी खून बह चुका था, जिस कारण उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। वही अश्वथ वापस अनन्या के कैबिन में जाकर उसे घूरने लगा। कुछ देर घूरने के बाद वो वही सोफे पर बैठ के फोन चलाने लगा। लगभग 1 घंटे बाद अचानक ही अनन्या चिल्लाते हुए उठ गई। नहीं नहीं मॉन्स्टर, हब्बी सुहागरात नहीं मनाना। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर अश्वथ उसे घूरने लगा। कंटिन्यू। बस कुछ चैप्टर बाद अनन्या की थोड़ी याददाश्त वापस आ जाएगी। 28 तुम चाहो तो हम अभी सुहागरात मना सकते हैं और भूखड़ आर्यन। अनन्या को अचानक होश आया और वो उठते हुए जोर से चिल्लाए, मॉन्स्टर हब्बी, सुहागरात नहीं मनाना है। इतना कहकर वो अपनी आंखों को मसल कर आसपास देखने लगी। अनन्या ये देखकर हैरान थी कि इस वक्त वो कहीं और थी। वही अश्वथ जो सोफे पर बैठ के अपना फोन चला रहा था, जैसे ही उसने अनन्या के चिल्लाने की आवाज सुनी, वो अपने फोन को बंद करके उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसे ध्यान आया कि अनन्या ने अभी अभी क्या कहा था, तो वो बुरी तरह अनन्या को घूरने लगा। फिर अश्वथ ने अपनी सर्द आवाज में अनन्या का नाम पुकारा, लिटिल गर्ल। इतना कहकर वो सोफे से खड़े होकर अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। वही अनन्या ने जैसे ही अश्वथ की सर्द आवाज सुनी, उसके तो पसीने निकलने लगे। वो खुद से ही बोली, ओह नो, मॉन्स्टर यहीं पर है, अब वो फिर से मुझे डराएंगे, पर मैं भी बच्ची नहीं हूँ जो डर जाए, इन्हें तो मैं देख लूंगी हूँ। इतना कहकर वो मुंह बनाने लगी। तभी अश्वथ उसके पास पहुंचकर अपने एक हाथ को जेब में डालकर कठोर आवाज में अनन्या को घूरते हुए बोला, ग्रीडी गर्ल, तुम अभी क्या बोल रही थी? हम। अश्वथ के ये कहते ही अनन्या उसे कंफ्यूज होकर देखने लगी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, मैंने क्या कहा है? कुछ भी तो। इतना कहते ही उसने अपना सर झुका लिया। फिर अपनी आंखों की पुतलियों को घूमते हुए वो मन में घबराते हुए बोली, ओह माई गॉड, कहीं मॉन्स्टर ने मेरे मन की बात तो नहीं सुन ली है। इतना कहने के बाद वो अपने नाखून चबाने लगी। वही उसकी हरकतों को देखकर अश्वथ की भौहें चढ़ गई।
फिर अश्वत्थ ने अनन्या की ठुड्डी को पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी आंखों में देखते हुए लो वॉइस में बोला, लिटिल गर्ल, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम अभी कुछ सुहागरात बोल रही थी ना? बोलो, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही थी? इतना कहने के बाद वो अपनी गर्म सांसें अनन्या के चेहरे पर छोड़ते हुए आगे एविल स्माइल करके बोला, कहीं तुम हमारे सुहागरात के बारे में तो नहीं सोच रही थी? बोलो न बेबी, क्या हमने तुम्हारे सपने में सुहागरात मनाया था, या फिर हमने अपना काम अधूरा छोड़ दिया था? बोलो ना, अगर हमने अधूरा छोड़ा था तो हम अभी सुहागरात मना सकते हैं। एल उसकी बात सुनकर अनन्या का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो हकलाते हुए बोली, न नहीं, वो तो मैं। इतना कहकर वो अपने सपने को याद करने लगी जिसमें अश्वत्थ और वो हनीमून पर गोवा गए हुए थे। वहां पर अश्वत्थ होटल के रूम में अनन्या के साथ जबरदस्ती सुहागरात मना रहा था। एल पर अनन्या बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। एल ये याद आते ही अनन्या का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। एल फिर अचानक ही वो गुस्से से अश्वत्थ को देखते हुए बोली, मॉन्स्टर हब्बी, आप बहुत बुरे हो, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की, मैंने आपको रोका पर फिर भी आपने मुझे नहीं छोड़ा। एल इतना कहकर वो अपने कमर पर हाथ रख के गुस्से से अश्वत्थ को देखने लगी। अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अश्वत्थ ने सच में उसके साथ जबरदस्ती की हो। एल वही उसके इल्जाम को सुनकर अश्वत्थ के मत्थे पर बल पड़ गए। एल वो घूर के अनन्या को देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कब किया? तो अनन्या झट से बोली, अभी मेरे सपने में आपने मेरे साथ जबरदस्ती की। मॉन्स्टर, आप कितने बुरे हैं, मैं आपको कभी माफ। आह वो इतना की बोली थी कि अश्वत्थ ने उसे कसके पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। तो अनन्या सीधे अश्वत्थ के सीने से जा लड़ी। तभी अश्वत्थ के चेहरे को कसके पकड़कर सर्द आवाज में बोला, बेबी, सपने में ही क्यों, मैं तो हकीकत में भी जबरदस्ती कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने बिना वक्त गंवाए अनन्या के होठों को चूम लिया। कुछ देर उसे किस करने के बाद अश्वत्थ ने उसे बेड पर लिटा दिया, फिर जल्दी से उसके ऊपर आके दोबारा उसे किस करने लगा। एल अश्वत्थ की किस वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा वाइल्ड हो रही थी, जिस कारण अनन्या को दर्द होने लगा था और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसलिए वो अश्वत्थ को अपने दोनों हाथों से मारने लगी ताकि वो उससे दूर हो जाए। एल पर अश्वत्थ टस से मज नहीं हुआ, वो तो अभी भी किस करने में बिजी था। लगभग 10 मिनट बाद जब अश्वत्थ को लगा कि अनन्या को सांस लेने दिक्कत हो रही है तो उसने अनन्या के होठों को छोड़ दिया, पर वो उससे दूर नहीं हुआ बल्कि अनन्या को घूरने लगा, जो इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अनन्या अपनी सांसों को काबू करने के बाद अश्वत्थ के सीने पर मरते हुए रोकर बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे सांस नहीं लेने दिया, अगर मैं मर जाती तो। इतना कहकर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया, तो वो अश्वत्थ के कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, एक मिनट, मैंने टीवी सीरियल में देखा है जब हस्बैंड अपनी बीवी से परेशान हो जाता है या फिर उसे कोई और चुड़ैल आंटी पसंद आ जाती है तो वो अपनी बीवी को मार देता है, कहीं इसलिए ही तो आप मुझे किस नहीं कर रहे थे ताकि मुझे सांस ना आए और मैं मर जाऊं। इतना कहते ही वो रोने लगी। एल वही उसकी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर अश्वत्थ का सर चकराने लगा। एल अश्वत्थ का मन कर रहा था कि वो एक बार अनन्या का दिमाग खोलकर देख ले कि उसमें आखिर है क्या जो ये अजीबोगरीब बातें किया करती है। एल ये सोचकर अश्वत्थ ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अनन्या की बातें उसे गुस्सा दिला रही थी। एल वही उसे कुछ न बोलते देख अनन्या की आंखों में एक बार फिर पानी भर गया। वो अपने आंसू बहाते हुए बोली, देखा, मैं सच बोल रही हूँ, वरना अगर मैं गलत होती तो आप अब तक मुझे डांट चुके होते, पर आपने मुझे नहीं डांटा। आह हा 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 इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वही उसकी रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी, जिसे वेद और अगस्त साफ सुन पा रहे थे। एल वही अगस्त जो अनन्या की तबीयत खराब है ये खबर सुनकर भागा भागा हॉस्पिटल आया था। जैसे ही उसने अनन्या की रोने की आवाज सुनी तो वो परेशान होकर वेद से बोला, ये बेब क्यों रो रही है और ये अश्वत्थ क्या कर रहा है? इतना कहकर वो वार्ड के अंदर जाने लगा। एल तभी वेद उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, अबे पागल आदमी, किसे पता कि अंदर क्या चल रहा है, और वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बेब की आवाज सुनी थी, वो कुछ सुहागरात बोल रही थी। एल सुहागरात शब्द सुनकर अगस्त शॉक हो गया। एल फिर वो वार्ड की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए वेद से खांसते हुए बोला, आह हा, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मॉन्स्टर जो हमेशा लोगों को डराया करता है आज वो इस तरह बेशर्म की तरह वार्ड में सुहागरात मनाएगा। इतना कहने के बाद वो खुशी से वेद को देखने लगा। फिर अचानक ही उसने वेद के गालों, नाक, आंख और गर्दन पर किस कर लिया। एल अगस्त बार बार वेद को किस कर रहा था क्योंकि वो ये सोचकर ही बहुत खुश था कि अश्वत्थ वार्ड के अंदर सुहागरात मना रहा है। वही वेद अगस्त की किस से इरिटेट होकर बोला, हटो, ये क्या कर रहे हो तुम बेशर्म इंसान, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए? भले ही तुम्हें शर्म नहीं आती लेकिन मुझे आती है। एल इतना कहकर उसने पूरी ताकत से अगस्त को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और आसपास देखने लगा कि कहीं किसी ने अगस्त को उसे किस करते हुए तो नहीं देखा है। एल
पर शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ही वहां से गुजर रही 2 नर्सों ने सब देख लिया था। तभी एक नर्स दूसरी से हैरान होकर बोली, यार ये मैंने नहीं सोचा था कि इतने हैंडसम लड़के, ये मैंने क्या देखा। इतना कहकर वो अपनी आंखें ढकने लगी। तो दूसरी नर्स भी वेद और अगस्त को दया भरी नजरों से देखते हुए बोली, हाँ पर बेचारे ये भी क्या ही कर सकते हैं, अब भगवान ने ही इन्हें ऐसा बनाया है। अब ये गे है तो कोई क्या ही कर सकता है, चलो यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों तुरंत वहां से भाग गई। वही उनकी एक एक बातें वेद ने अच्छे से सुनी थी और अब वो अगस्त को गुस्से से देख रहा था। तो अगस्त उसे अपने दांत दिखाने लगा। ये देख वेद उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोला, बेशर्म आदमी, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी झंड हो गई है। क्या तुम्हें पता है दुनिया के आधे से ज्यादा लोग, यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी तुम्हारे कारण मुझे गलत समझती है। सबको लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस वक्त वेद और अगस्त एक दूसरे के बहुत करीब थे और अगर कोई इन दोनों को इस वक्त देखता तो उन्हें यही लगता कि वेद और अगस्त एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अभी वेद गुस्से से अगस्त को घूर ही रहा था कि तभी कोई खांसते हुए बोला, हा। अगर तुम दोनों को रोमांस करना है तो रूम में जाओ, पर प्लीज यह ऐसे खुलेआम कुछ मत करो। ये आवाज सुनकर वेद एकदम से अगस्त से दूर होकर सामने खड़े इंसान को देखने लगा। वही अगस्त को पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इस आवाज को अच्छे से पहचानता था। उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़कर खड़े इंसान को देखने लगा, जो पहले से ही अपने हाथ बांधकर उसे ही घूर रहा था। वही अश्वथ के दादाजी ने पूरी पैकिंग कर ली थी अश्वथ के घर जाने के लिए। वो इस वक्त बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। पर उनकी खुशी देखकर बाकी घर वालों को उन पर तरस आ रहा था, क्योंकि सबको पता था कि अश्वथ कभी भी उन सबको अपने घर नहीं आने देता। वही दादाजी ने अपना सामान एक नौकर को देते हुए कहा, जाओ और जाकर इसे कार में रख दो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो अपने बेटों मतलब अश्वथ के डैड, जो अभी ही घर आए थे, और अश्वथ के बड़े पापा से कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों मुझसे जल रहे हो क्योंकि आज से मैं मेरे पोते के साथ रहूंगा। उनकी आवाज में घमंड साफ नजर आ रहा था। तभी अश्वथ के डैड दादाजी से बोले, पापा आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हम बहुत खुश हैं कि आप अश्वथ के पास जा रहे हैं, बस वो आपको अपने घर में घुसने दे। इतना कहकर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगे, क्योंकि उन्हें दादाजी के ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर हंसी आ रही थी। उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अश्वथ के बड़े पापा भी दादाजी से बोले, हाँ डैड, छोटे सही कह रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अश्वथ आपको बहुत खुश भी रखेगा, आखिरकार वो आपका पोता है। इतना कहकर वो भी अपना मुंह छिपाकर हंसने लगे, पर दादाजी इतने खुश थे कि उन्होंने अपने बेटों की हंसी पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कंचन जी ने जरूर ध्यान दिया था। तभी दादाजी उन सबको देखते हुए बोले, ठीक है तो मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगे। वही दूसरी तरफ आर्यन ने लगभग सारा खाना खत्म कर दिया था, जिसे शेफ ने थोड़ी देर पहले ही बनाया था। ये देख मिसेज जिंदल की आंखें शौक से फैल गई कि भला कोई इंसान इतना कैसे खा सकता है। कंटिन्यू। 29 अश्वथ की पजेसिवनेस और थप्पड़। आर्यन ने ढेर सारा खाना खा लिया था, जिसे देखकर मिसेज जिंदल हैरान थी कि इतना खाना भला कोई कैसे खा सकता है। वो अपनी आंखों को बार बार मसलते हुए आर्यन की प्लेट को घूर रही थी। उनकी ये हरकत आर्यन ने देख ली तो वो अपनी आंखें छोटी करके मुंह बनाते हुए बोला, अरे आंटी, अगर आपको भूख लगी है तो आप शेफ से लेकर खाना खाए, यूं इस तरह मेरे खाने को देखकर नजर मत लगाए, वरना मेरे पेट में दर्द होगा और आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए हो। इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए डाइनिंग टेबल से उठकर दादी जी के पास जाकर आराम से बैठ गया। वही उसकी बात सुनकर मिसेज जिंदल ने दांत पीस लिए। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा, जहां सभी नौकर आर्यन की बात सुनकर उन पर हंस रहे थे। ये देखकर उन्होंने गुस्से से आर्यन को देखते हुए उसे उंगली दिखाकर कहा, तुम लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। उनकी बात का जवाब देते हुए आर्यन झट से बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेरे खाने को देखकर लार टपका रही थी। मैं बोल रहा हूँ सासू मॉम, ये बहुत ही बुरी आदत है, इसे आपको सुधारना ही चाहिए, वरना लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। इतना कहने के बाद वो दादी को देखते हुए आगे बोला, ब्यूटी, आप ही बताओ क्या मेरी बातें सच है या नहीं। इतना कहकर उसने इनोसेंट सा चेहरा बना लिया। वही दादी तो पहले से ही आर्यन के ऊपर फिदा थी, और अब तो आर्यन का इनोसेंट सा फेस देखकर वो तो बिल्कुल फ्लैट हो गई। उन्होंने आर्यन की साइड लेते हुए मिसेज जिंदल को डांटते हुए कहा, बहू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए, वो तो ये मेरा प्यारा बेबी दामाद है जो तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, वरना कोई और होता तो अब तक चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देता कि तुम उसके खाने को घूर रही थी। इतना कहने के बाद वो आर्यन की बलाइयाँ लेने लगी। वही अपनी सास की दांत सुनकर मिसेज जिंदल का मुंह बन गया। वो मन में बोली, आज तक तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं की मम्मी जी ने, और अब इस आज के आए लड़के के लिए ये मुझे सुना रही है।
एल। इतना कहकर उन्होंने कसके अपनी मुट्ठी बंद कर ली, फिर अपनी सास को देखते हुए फीकी मुस्कान के साथ बोली, सही जहां मम्मी जी आपने, ये लड़का इतना शरीफ है कि इसने बिना ज़्यादा मेहनत किए ही घर के नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही वो गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। एल। पर जाने से पहले उन्होंने एक बार गुस्से से आर्यन को देखा, जो उन्हें ही अपने दांत दिखा रहा था। एल। वही उनके जाते ही आर्यन फुदकते हुए सोफे से खड़े होकर दादी से बोला, ब्यूटी, मेरी गैंगस्टर बीवी कहाँ है? देखिए न, मुझे तो उसका रूम भी नहीं पाया है। एल। इतना कहकर वो उदास चेहरा बनाकर दादी को देखने लगा, तो दादी उसे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे बेटा, जब दादी है तो चिंता किस बात की? इतना कहकर उन्होंने एक नौकर को बुला के आर्यन को अर्शी के रूम में ले जाने को कहा। एल। तो वो नौकर आर्यन को लेके अर्शी के रूम की तरफ जाने लगा। तभी आर्यन का फोन बजा। कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। इस रिंगटोन को सुनकर आर्यन नाचते हुए अपने साथ चल रहे नौकर से बोला, अरे भाई, तुमने गाना तो बहुत अच्छा लगाया है। एल। नौकर तो पहले ही ये गाना सुनकर शर्मा रहा था, मगर जैसे ही उसने आर्यन की बात सुनी तो वो अपनी गर्दन झुका के शर्माते हुए बोला, सर ये आपका ही फोन है। एल। ये सुनकर कि ये उसका फोन ही बज रहा है, आर्यन नाचते नाचते रुक गया। फिर अपने फोन को निकाल कर बोला, अरे ये तो मेरा ही फोन बज रहा है, पर ये अंश मुझे क्यों कॉल कर रहा है? एल। इतना कहकर वो नौकर के कंधे से अपना हाथ रख के आगे मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें पता है, ये लड़का बहुत चालाक और बिगड़ैल है, हमेशा मुझे परेशान करता है। एल। और यही नहीं, वो हमेशा मुझ पर नजर रखता है कि मैं कहाँ जाता हूँ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं इसकी बीवी हूँ। इतना कहते ही उसने कॉल उठाकर अंश से कहा, हेलो, आप जिसे फ़ोन करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया बाद में फ़ोन करें। इतना कहकर वो जैसे ही फ़ोन काटने वाला था, तभी दूसरी तरफ से अंश जल्दी से बोला, ओए बंदर, तुम इस वक्त जहाँ फुदक रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुका हूँ। अंश की आवाज़ में इरिटेशन साफ नजर आ रही थी, जिसे आर्यन भी महसूस कर पा रहा था, पर उसे कहा किसी से कोई फर्क पड़ता था। आर्यन ने अंश को बीच में ही रोकते हुए कहा, ओह मेरे सेवल, सुनो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो इज्जत से बात करो, और हाँ, मैं तुम्हें एक पेपर बनाने को दे रहा हूँ, उसे 1 घंटे के अंदर मेरे पास लेके आओ। इतना कहकर उसने बिना अंश की बात सुने फ़ोन काट दिया। एल। फिर नौकर उसे अर्शी के रूम के बाहर छोड़कर वहां से भाग गया, क्योंकि वो अब आर्यन के साथ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला था। एल। वही आर्यन बिना नॉक किए ही अर्शी के रूम में घुस गया। उस वक्त अर्शी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। एल। ये देख आर्यन कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगा। एल। अर्शी की पीठ आर्यन की तरफ थी, इसलिए वो आर्यन को नहीं देख पाए। तभी अर्शी अपनी सर्द आवाज में फ़ोन पर किसी से बोली, किल हिम, आखिर उसे भी तो पर चलना चाहिए कि आज से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। एल। उसकी बात सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अर्शी एविल स्माइल के बोली, मैं कल आऊंगी, चाहे जो हो जाए, हमारा ये मिशन अधूरा नहीं रहना चाहिए। एल। और हाँ, कल मैं मिस्टर राठौर से भी मिलूंगी। एल। इतना कहकर अर्शी ने 1 मिनट और बात की, फिर फ़ोन काट कर वो जैसे ही पीछे मुड़ी, आर्यन को अपने सामने देखकर शॉक हो गई। एल। पर अर्शी ने जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करके आर्यन को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और तुम नॉक करके क्यों नहीं आए? एल। इतना कहकर वो अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके आर्यन को देखने लगी। एल। तो आर्यन उसे अपने दांत दिखाकर बोला, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, और न ही मैं किसी को बताऊंगा कि तुम किसी को मारने वाली हो। इतना कहने के बाद वो अर्शी को अपने दांत दिखाने लगा। एल। वहीं दूसरी तरफ अश्वथ अनन्या को लेके घर पहुंचा। उसके साथ वेद, अगस्त और अहम भी थे। एल। पर वेद बार बार अहम के सामने अपना मुंह छिपा रहा था, क्योंकि जिसने अगस्त को उसे किस करते हुए देखा था वो और कोई नहीं बल्कि अहम ही था। वही अहम कार से उतरने से पहले वेद और अगस्त को देखते हुए बोला, बेशर्म लोग हो। इतना कहकर वो अजीब सा मुंह बनाकर कार से उतर गया। एल। तो वेद अगस्त को घूरने लगा। वही अश्वथ जैसे ही घर के अंदर जाने वाला था, अचानक वो अपनी जगह पर रुक गया। एल। क्योंकि उसके सामने दादाजी आकर खड़े हो गए थे। दादाजी को इस वक्त अपने घर के बाहर देखकर अश्वथ की आंखें छोटी हो गई। एल। उसने अपनी आईब्रो को ऊपर करके सर्द आवाज में पूछा, ओल्ड मिस्टर राठौर, आप मेरे जैसे गरीब के यहाँ क्या कर रहे हैं? एल। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करने लगा, जैसे दादाजी का मजाक उड़ा रहा हो। पर दादाजी भी कम नहीं थे। वो भी उसी अंदाज में अश्वथ से बोले, क्यों, क्या मैं मेरे पोते से मिलने नहीं आ सकता? क्यों अनन्या बेटे, और मैं तो अनन्या बेटे के लिए कुछ लाया भी हूँ। इतना कहकर वो अनन्या को देखने लगे। एल। तो अश्वथ अपने दादाजी को गुस्से से देखने लगा, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसके दादाजी जरूर कोई मकसद से आए हैं। एल। वही अनन्या ने जैसे ही सुना कि दादाजी उसके लिए कुछ लाए हैं तो वो खुश हो गई। एल। उसने अश्वथ के सीने से अपना सर निकालकर दादाजी को देखते हुए पूछा, सच में दादाजी, आप मेरे लिए कुछ लाए हैं? तो फिर लाइए। इतना कहकर उसने झट से अपना एक हाथ आगे कर दिया। एल।
ये देख दादाजी बड़ी ही चालाकी से बोले, बेटा बाहर नहीं अंदर चल के देखते हैं। इतना सुनते ही अनन्या जबरदस्ती अश्वत्थ की गोद से उतर के दादाजी का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ हाँ चलिए अंदर चलते हैं। वही उसकी इस हरकत से अश्वत्थ का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसकी लिटिल गर्ल किसी के लिए उसे इग्नोर करे। पर आज दादाजी के कारण अनन्या उसे इग्नोर कर रही थी, ये देख उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर अनन्या को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर दादाजी को देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, ओल्ड मिस्टर राठौर, क्यों ना आप मेरी बेबी को यहीं पर उसका गिफ्ट दे दे, उसके बाद आपको अपने घर भी तो जाना होगा ना। अश्वत्थ दादाजी की चालाकी अच्छे से समझ चुका था कि वो उसके घर में रुकने का प्लान बना रहे हैं, पर वो दादाजी को यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकने देने वाला था। वही दादाजी अश्वत्थ की बात सुनकर उसे खुन्नस में देखने लगे। फिर उसे कोसते हुए मन में बोले, पता नहीं ये नालायक खुद को समझता क्या है, अरे अगर मैं घर के अंदर आ भी जाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। पर नहीं, इसे तो अपने ही घमंड में रहना है, पता नहीं ये किस पर गया है हो। इतना कहकर दादाजी अजीब सा मुंह बनाने लगे। ये देख अश्वत्थ डेविल स्माइल करके दादाजी को देखने के बाद अनन्या से बोला, लिटिल गर्ल चलो हम चलते हैं, वे तुम्हारा गिफ्ट लेके आ जाएगा। इतना कहकर वो अनन्या को लेके अंदर जाने लगा। तो दादाजी टेंशन में आ गए। फिर वो कुछ सोचते हुए चिल्ला कर बोले, अश्वत्थ देखो मैं बूढ़ा हूँ और मैं मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी का क्या करूँगा, मेरा सब कुछ तो तुम दोनों का है, तो क्यों ना मैं सब कुछ अनन्या और तुम्हें दे दूँ। प्रॉपर्टी का नाम सुनकर अश्वत्थ का चेहरा काला पड़ गया। उसने कितनी कोशिश की कि अनन्या के सामने कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल न किया जाए, पर यहाँ तो उसके दादाजी ही उसके दुश्मन बने बैठे हैं। वो सोच ही रहा था कि तभी घर के बाहर एक धमाका हुआ और अनन्या जोर से चीखी। इस धमाके की आवाज़ सुनकर अनन्या ने डर से अपना सर अश्वत्थ के सीने में छुपा लिया और तभी उसके आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला सा दृश्य आने लगा, जिस कारण उसके सर में फिर से दर्द होने लगा। वही दूसरी तरफ अंश आर्यन के मैसेज को देखकर हैरान था, लेकिन फिर भी उसने उन पेपर्स को बनवा लिया और अब वो अपनी कार में बैठकर आर्यन के बताए लोकेशन पर जाने लगा। वो कार स्टार्ट करने ही वाला था कि कनिका उसका हाथ पकड़कर बोली, अंश हनी प्लीज मुझसे शादी कर लो ना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और क्या तुम चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे ही भागूं, फिर हमारे बच्चे कब होंगे। वो आगे कुछ बोलती तभी अंश इरिटेट होकर गुस्से से बोला, शट अप, तुम कितना बोलती हो और मैं कितनी बार बोलूं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड नहीं बन सकता। उसके इस तरह चिल्लाने से कनिका के आंखों में आंसू आ गए, मगर वो उन आंसू को छिपाते हुए बोली, अंश आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। इतना कहते ही उसने अपने होठ अंश के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। ये सब इतना अचानक हुआ कि अंश एकदम से शॉक हो गया, मगर जैसे को होश आया उसने कनिका को खुद से दूर करके उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर उसे गुस्से से देखने लगा। कंटिन्यू। 4 अगर तुम मेरे हब्बी को पसंद नहीं करती तो उनके राखी बांधो। अंश ने कनिका को काफी तेज थप्पड़ मारा था, जिस कारण कनिका के आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने गाल पर हाथ रख के अपनी आंसू भरी नजरों से अंश को देखने लगी, जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। अंश अपने दांत पीसते हुए कनिका से बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे किस करते हुए, या तुम हर राह चलते हुए इंसान को ऐसे ही किस कर लेती हो, बोलो। अंश की कड़वी बातें सुनकर कनिका का दिल टूट गया। वो मन में सोचने लगी कि क्या अंश उसके बारे में ये सोचता है कि वो हर राह चलते लड़के को किस कर लेती है। क्या उसे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ये सोचते ही कनिका फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो रोते हुए अंश से बोली, अंश मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो अभी भी किसी के साथ, छी। इतना कहने के बाद वो अपने आंसू पोंछकर अपनी लाल आंखों से अंश को देखते हुए आगे बोली, तुम बहुत बुरे हो, तुम यही चाहते हो न कि मैं तुमसे दूर रहूं और तुम्हें परेशान न करूं। तो ठीक है, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, और वैसे भी अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है तो मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करती। इतना कहकर वो गुस्से से कार से उतर गई। वही उसकी बातें सीधा अंश के दिल पर लगी। कनिका के जाते ही उसने एक जोरदार पंच स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए कहा, मैं क्या करूं, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं ऐसे तो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर उसने कसके अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन ने खुद को अर्शी के वॉशरूम में बंद कर लिया था और अब वो दरवाजे के पास बैठकर अपने फोन को घूर रहा था। आर्यन फोन को घूरते हुए बोला, ये अंश का बच्चा कहाँ मर गया है, कितनी देर हो गई है, ये न अभी तक आया है और न ही इसने मुझे कॉल किया। इतना कहते ही वो वही फर्श पर लेट गया, पर उसे अब और इंतजार नहीं हो रहा था।
उसने अंश को कोसते हुए कहा, ये अंश का बच्चा, भगवान करे कि कनिका उसे छोड़ दे, बेकार इंसान कहीं का, आने दो इसे, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब आर्यन को क्या पता कि उसकी ये बददुआ अंश को पहले ही लग चुकी है। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी अर्शी वॉशरूम का दरवाजा पीटते हुए बोली, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। अर्शी की आवाज में इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। पर आर्यन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहरा हो गया हो। वही अर्शी पिछले 3 मिनट से दरवाजा पीटते पीटते थक गई। पर आर्यन ने नहीं खोला। तो अर्शी हार मानते हुए खुद से बोली, ये इंसान बहुत जिद्दी है, बिल्कुल बच्चों की तरह, इसे बच्चों की ही तरह बहलाना होगा। ये सोचते ही वो प्यार से आर्यन को मक्खन लगाते हुए बोली, माय बेबी हाफ हस्बैंड, दरवाजा ओपन करो, मुझे अजीब लग रहा है तो मुझे नहाना है। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करने लगी। वही आर्यन ने जैसे ही अर्शी के मुंह से अपने लिए बेबी हाफ हस्बैंड सुना तो वो एकदम से खड़ा हो गया, फिर अचानक ही शर्माने हुए उसने दरवाजा खोल दिया। ये देख अर्शी के चेहरे पर जंग जीत लेने वाली मुस्कान आ गई। पर शायद अभी वो आर्यन को जान नहीं पाई थी, तभी तो इतनी जल्दी खुश हो गई। वही अर्शी जैसे ही वॉशरूम के अंदर गई, आर्यन भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। फिर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अर्शी जो अपने कपड़े उतारने वाली थी, उसने जैसे जी दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनी तो उसने पीछे मुड़कर आर्यन को देखा तो वो हैरान हो गई। उसने गुस्से में आर्यन से कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे नहाना है। उसकी बात सुनकर आर्यन अपने फ़ोन को घूरते हुए ही बेफिक्र होकर बोला, हाँ तो नहाओ ना, कौन सा मैंने तुम्हें रोक कर रखा है, एक तो मैंने तुम्हें यह आने दिया, ऊपर से तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो बैड गर्ल। इतना कहकर वो मुंह बनाने लगा। वो मुंह बनाते वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा था। ये देख अर्शी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी आर्यन के फ़ोन में अंश का कॉल आया तो आर्यन उछलते हुए बाहर भाग गया। ये देख अर्शी ने राहत की सांस ली और नहाने लगी। वही नीचे पहुंचते ही आर्यन ने जल्दी से अंश से वो पेपर लिए और दोबारा अर्शी के रूम की तरफ भाग गया। रूम में पहुंचते ही वो वॉशरूम में घुस गया। वॉशरूम में पहुंचकर उसने देखा कि अर्शी बार टब में बैठी है। ये देख वो बेशर्मों की तरह अर्शी के पास पहुंचकर बोला, गैंगस्टर क्या तुम नहा रही हो, कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। इतना कहकर आर्यन ने भोला सा चेहरा बना लिया, जैसे उससे भोला कोई हो ही ना। वहीं अर्शी जो अपनी आंख बंद करके बैठी थी, उसने जैसे ही आर्यन की आवाज़ सुनी तो उसने चौंकते हुए अपनी आंखें खोल ली। ये देख आर्यन एक पेन अर्शी को पकड़ाते हुए बोला, चलो इस पर साइन कर दो, फिर मैं चला जाऊंगा पक्का। उसकी बात सुनकर अर्शी घूर के आर्यन के हाथ में पकड़े पेपर्स को देखने लगी। फिर उसने आर्यन को देखा। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो बिना साइन लिए यहाँ से जाएगा। ये देख अर्शी ने गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को शांत किया, फिर मन में बोली, अगर मैं बिना कपड़ों के न होती तो मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाती। इतना कहकर उसने आर्यन से पूछा, इस पेपर में क्या लिखा है। उसका सवाल सुनकर आर्यन बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि बड़े ही कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हुए बोला, इसमें लिखा है कि मैं जब चाहे तुमसे मिल सकता हूँ, तुम्हारे घर आके अच्छा अच्छा खाना खा सकता हूँ। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर अर्शी को लगा कि शायद वो सच कर रहा है, और वैसे भी वो इस वक्त आर्यन को यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए उसने बिना पेपर पढ़े उस पर साइन कर दिया। ये देख आर्यन की आंखें चमकने लगी। पेपर साइन होते ही उसने पेपर लिए और वहां से 9-2-11 हो जाता। वही आर्यन भागते हुए सीधा अंश की कार में बैठकर उससे बोला, भागो यहाँ से, मैंने अपना काम कर लिया है। उसकी बात सुनकर अंश कार स्टार्ट करते हुए अपना सर न में हिलाते हुए बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया है, जब अर्शी को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसकी बात सुनकर आर्यन मुंह बनाकर बोला, तुम सब मुझसे जलते हो, बस एक बेब है जिसे मेरा ख्याल है। इतना कहते ही वो अचानक चिल्लाते हुए बोला, मुझे बेब मॉम की याद आ रही, जल्दी चलो। वहीं दूसरी तरफ अनन्या इस वक्त अपने रूम में लेटी थी। तभी उसके आंखों के सामने फिर से एक दृश्य आने लगा। जहां एक लड़की एक लोगों को पीटते हुए के रही थी। तुमने अनन्या का इरेजर चुराया है, याद रखना जो अनन्या का है वो सिर्फ अनन्या का ही है, पर जो बाकियों का है उस पर भी अनन्या का अधिकार है। इतना कहकर वो अपनी कमर पर हाथ रख के गुस्से से उन सभी लड़कों से बोली, तो बताओ तुम लोगों ने आज क्या सीखा है। अनन्या को इतने गुस्से में देखकर वो सभी लड़के डरते हुए बोले, यही कि हमारा सब कुछ तुम्हारा है सिस्टर, सॉरी हमें माफ कर दो, गलती हो गई। उसकी बात सुनकर लिटिल अनन्या जो सिर्फ 7 साल की थी, उसने इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो घमंड से बोली, ठीक है मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने तुम लोगों को माफ किया, पर तुम लोगों को मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा, मंजूर है। उसकी बात सुनकर वो लड़के जो 10 साल के थे और अनन्या से 2 क्लास आगे थे, उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाते हुए डर कर कहा, हाँ हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। इतना कहकर वो सभी लड़के वहां से भाग गए।
तो अनन्या अपने हाथ झाड़ते हुए डेविल स्माइल करके बोली, मैं इतनी प्यारी और टैलेंटेड हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस स्कूल में मेरा ही राज चलेगा। एल इतना कहकर वो हंसने लगी। एल लिटिल अनन्या की हंसने की आवाज़ सोती हुई अनन्या के कानों में गूंजने लगी। एल तभी अनन्या अचानक ही उठकर बैठ गई। उसका शरीर इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। एल उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। अनन्या ने किसी तरह खुद की सांसें को काबू में करते हुए कहा, ये क्या था? क्या वो बच्ची मैं थी? मेरा सपना कितना अच्छा था, मैंने कितने बौझ लोगों को मारा। इतना कहकर वो खुश होने लगी। एल फिर उसने अपना सर पकड़ते हुए सीरियस होकर खुद से कहा, नहीं ये सपना नहीं है, शायद ये सच है। अगर ऐसा है तो मुझे किसी को पीट कर देखना होगा कि क्या मैं उस छोटी अनन्या की तरह किसी को पीट सकती हूँ या नहीं। एल इतना कहकर वो तुरंत रूम से बाहर चली गई। एल वही हॉल में पहुंचते ही अनन्या ने खुशी से हर तरफ देखा, मगर जैसे ही उसकी नज़र अश्वथ पर पड़ी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एल क्योंकि अश्वथ के पास इस वक्त एक लड़की बैठी थी। एल और अश्वथ भी उसे कुछ नहीं कह रहा था। एल ये देखकर अनन्या जैसे पागल ही हो गई। वो तुरंत ही दंदनाते हुए अश्वथ के पास पहुंची, फिर अश्वथ की गोद में बैठकर उस लड़की को गुस्से में देखते हुए बोली, मॉन्स्टर हब्बी सिर्फ मेरे है, समझी तुम, बुरी लड़की। इतना कहकर उसने अश्वथ के होठों पर हल्की सी किस कर दी। एल जिससे अश्वथ बिल्कुल हैरान हो गया। एल पर जल्दी ही उसने अपने एक्सप्रेशन को बदल लिया और अनन्या से नर्म आवाज में कहा, क्या अब तुम ठीक हो या हम डॉक्टर के पास चले? एल वही अश्वथ को अनन्या से नर्म आवाज में बात करता देख वो लड़की हैरान हो गई। एल क्योंकि वो सालों से अश्वथ को जानती थी और आज तक उसने कभी भी अश्वथ को ऐसे किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। एल पर आज जब उसने अश्वथ को अनन्या से इस तरह बात करते हुए देखा तो उसे जलन होने लगी। एल वही अनन्या ने तो अश्वथ की बात जैसे सुनी ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अश्वथ के बगल में बैठी लड़की पर था। एल फिर अनन्या ने अश्वथ के कोट को खींचते हुए पूछा, हब्बी ये कौन है? अनन्या ने हब्बी शब्द बहुत ही तेज बोला था ताकि वो लड़की को बता सके कि अश्वथ उसका हब्बी है और वो उससे न चिपके। ये बात अश्वथ भी समझ गया था, पर उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तभी वो लड़की अनन्या को घूरते हुए बोली, हेलो, मैं हूँ अश्वथ की दोस्त। वो इसके आगे कुछ बोलती तभी आर्यन अंदर आते हुए उसकी बात बीच में ही काट के बोला, बेब मॉम, ये लड़की झूठी है, ये भाई की दोस्त नहीं है, बस ये जबरदस्ती ही भाई के आसपास घुमा करती है चुड़ैलों की तरह। एल आर्यन के इतना कहते ही हम जो कब से उस लड़की से परेशान हो चुका था, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। उसने अनन्या को सच बताते हुए कहा, बेब ये मैगी है, इसने सालों पहले आर्यन की जान बचाई थी, तब से हम इसे जानते हैं, पर बाद में पता चला कि ये ओल्ड मिस्टर राठौर यानी दादाजी के एक दोस्त की पोती है, इसलिए ही ये यहाँ मुंह उठाकर आ जाती है। एल पर आप चिंता मत करिए, बॉस इसे अपनी बहन मानते हैं। एल उसने बहन शब्द पर ज्यादा, जिसे सुनकर मैगी आग बबूला हो गई। एल वही बेचारे दादाजी अभी भी घर के बाहर थे क्योंकि अश्वथ ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। एल दादाजी अश्वथ को कोसते हुए खिड़की से अंदर का नजारा देखने की कोशिश कर रहे थे। एल वही अनन्या ने अहम की बात सुनकर मैगी को देखते हुए मुंह बनाकर कहा, तुम बहन हो तो साबित करो, अभी के अभी हब्बी को राखी बांधकर। उसकी बात सुनकर मैगी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। कंटिन्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।